इतने कम उम्र में आप एक अच्छे पोजीशन में हैं, आप एक कंपनी रन कर रहे हैं जो लिस्टेड है, और इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कम उम्र में फेस करना एक चैलेंज बन जाता है। इलॉन मस्क की जर्नी ले लो, सबकी जर्नीज अलग अलग है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क टेकन, लेकिन सबकी जर्नी में एक चीज़ कॉमन दिखेगी जब आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ोगे कि दे नेवर सिट आइडल। वो खाली नहीं बैठ सकते, उनको नया पंगा लेना है। तो आपको क्या लगता है कि राइट टाइम क्या है कि मुझे बिजनेस करना है, सब मेरा माइंड वही है, तो वो एज क्या है जहाँ से मुझे शुरू करना है? क्या कोई स्पेसिफिक एज है भी? ट्रेडिंग को ना ज़्यादातर लोगों ने गैम्बलिंग बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सॉलिड रीजनिंग बिहाइंड इट, यू शुड हैव स्टडीड अबाउट द कंपनी एंड इन एंड एग्जिट टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले तो मनी मैटर करता है, सबसे पहला तो पैसे ही मैटर करता है। ओके, व्हेन यू आर स्टार्टिंग, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली उस टाइम पे वही मोटिवेशन थी। कुछ ऐसे बुक जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिनको पढ़ के लोगों के ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएगा? तो मैंने तो भगवद गीता बहुत पढ़ी है, तो उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो मेरे पास रहता है। मैंने अमेज़न के फाउंडर का एक लाइन सुना था, उन्होंने कहा कि जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो इसलिए नहीं आता कि आप नहीं कर पा रहे, वो इसलिए आता है कि आप कर नहीं रहे। हाँ, आप कर नहीं रहे। आप कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे। यस। सो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इन्वेस्टर काजी फैमिली में मैं एक ऐसे मेंबर को ज़रूर बुलाऊंगा जो इंडस्ट्री के बारे में महारत हासिल कर चुके हैं, जो काम कर रहे हैं और जिनको पूरा इंसाइट पता है कि बिजनेसेस कैसे करना है, कैसे ग्रो करना है। और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो आज के दिन एक लिस्टेड कंपनी को रन कर रहे हैं और बहुत ही यंग एज में उन्होंने वो सब देखा, अप्स एंड डाउन्स, एंड उस ऊंचाई को भी देखा जहाँ से लोग डरते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। सो बहुत डिस्कशंस हुए उनके साथ, बहुत मज़ा आया, मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया और आशा करेंगे आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है बहुत सारे। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो निशान भाई, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। और आज ना बहुत सारे बातें करेंगे निशान भाई से और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा, ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑनेस्टली बताओ तो, क्योंकि आप लोगों ने ब्रॉडकास्ट देखा, डिफरेंट तरीके के ब्रॉडकास्ट देखे, जिसमें कोई ट्रेडर आता है, कोई क्रिएटर आता है, फाइनेंस क्रिएटर जो जर्नी बताता है, अपने पोर्टफोलियो के बारे में बताता है, स्ट्रैटेजी बताता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें बिजनेस से प्यार है और बिजनेस के बारे में जानना है कि कैसे क्या किया जा सके। और निशांत भाई का ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है एंड वो आज के दिन रन कर रहे कंपनी और टू यंग है, और मुझे लगता है कि इनसे ना बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेगा। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, आपको भी वीडियो को अंत तक देखना है और मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें आपको सीखने को, जानने को मिलेगा ना। और पूरा रॉ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैंने आई थिंक निशांत भाई को भी कहा भी था, पूरा रॉ रखेंगे, जो है मन में सवाल वो ही करेंगे, ठीक है। और इसके लिए उनको जवाब देना होगा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। First of all, Rashid ji, I'll intervene and say thank you for inviting me to your first podcast, as you told me just before the podcast. So I am very grateful for that. And आपके जो भी सवाल होंगे, I'll try जो भी मेरी बेस्ट ऑफ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपसे शेयर करूँ। सबसे पहले तो निशांत भाई आपका एज जानना चाहूँगा। एज गेस करो आप। अप्रॉक्स 32, 31 और 35। ओके, थोड़ा आसपास ही थे हम लोग। सो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ जो आपने लगा कि एक एक टू यंग एक इंसान जो मैंने आपके कुछ रील्स देखे, तो आपने अपने डेली लाइफ क्या चल रहा है क्या नहीं आप वहाँ पर बता रहे थे, तो मुझे लगा कि इतने कम उम्र में आप एक अच्छे पोजीशन में हैं, आप एक कंपनी रन कर रहे हैं जो लिस्टेड है और इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस कम उम्र में फेस करना एक चैलेंज बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये कंपनी जो आपने शुरू किया यहाँ तक कैसे आप आए, ठीक है। सी कंपनी वॉज स्टार्टेड बाय माई फादर। मैं एक सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, ओके, ठीक है। माई फादर हैड अ वेरी ल्यूक्रेटिव हिस्ट्री। पहले उन्होंने बैंकर की जॉब से स्टार्ट करा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में थे, फिर ही बिकेम एन एडवोकेट, क्रिमिनल लॉयर थे, ओके, फॉर 10 to 12 ईयर्स। एंड उसके बाद 1989 में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ एज अ प्रोप्राइटरी। अब
वो जर्नी बढ़ती गई, जुड़ते गए। 94 में उन्होंने लॉ छोड़ दिया। देन केम अ टाइम जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मैनेजमेंट कोर्स था, एंड इन 2011 आई जॉइंड द बिजनेस। 13 साल हो गए हैं आज पूरे पूरे। तो उस टाइम फादर अपने जो भी उनके ऑलरेडी जो बिजनेस चल रहा था, दैट वाज विद सम पार्टनर्स। माय फादर वाज बेसिकली अ वर्किंग पार्टनर इन दैट बिजनेस। Okay. तो उन्होंने सेपरेट करा क्योंकि एक सपोर्टिंग हैंड आ गया था। ठीक है, तो ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करा। एट दैट टाइम माई फादर वॉज 45 और समथिंग। तो उन्होंने स्टार्ट करा एंड उनको सपोर्टिंग हैंड मेरा मिला। तो मुझे भी वो एक तो फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस होता है ना नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला, फ्रॉम इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट और कैसे नए कस्टमर्स लाने हैं, सप्लायर्स लाने हैं, सब कुछ स्क्रैच से था वो। तो हूँ तो मैं सेकेंड जनरेशन, लेकिन वो जो एक नए प्लांट लगाने में एक्सपीरियंस मिलता है ना, आई थिंक वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई सेकंड जन में भी है या थर्ड जनरेशन भी है, तब उससे क्या होता है, वो चैलेंज लेने वाली जो एक माइंडसेट होता है ना, वो आ जाता है। कुछ नया करते हो आप, एक्साइटेड नहीं फील करते। ठीक है, तो एक एक्साइटमेंट रहता है शुरू में। ठीक है, अब द सेकंड चैलेंज कम्स। जिस दिन मैं पहले दिन बिजनेस में आया, माय फादर, मैंने उनको बहुत ओपनली, बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी हमारी, कोई जनरेशनल गैप नहीं था, कुछ नहीं था। एंड आई टोल्ड हिम कि पापा यार, उस टाइम देखो यार, वी वर लाइक अ मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि वर्किंग पार्टनर थे, ही यूज्ड टू गेट सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स। तो मिडिल क्लास फैमिली। तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा, ही वॉज ऑल्सो वेरी एम्बिशियस, और अलग होने का रीज़न भी यही था कि उनको कुछ बड़ा करना था। तो आई सेड कि पापा यार, अगर एक्स इतना अमाउंट का प्रॉफिट आ गया ना एक साल में, तो यार कोई मतलब BMW मर्सिडीज टाइप की कार खरीदनी है, लग्जरी व्हीकल ओन करना है, दैट इज़ माई ड्रीम। उनको भी शौक था, लेकिन व्हाट ही रिवर्टेड मी कि बेटा, एक्सपेक्टेशंस और एम्बिशंस ना उतनी बनाओ जितनी पूरी हो सके। अदरवाइज क्या होगा, आप एक आध साल बाद, 2 साल में बहुत जल्दी ना फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगोगे। सो दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग। दो हमने एम्बिशंस रिड्यूस नहीं करी, हमने शायद वो जो 1 साल में करना था वो हमने 6 महीने में बाय गॉड्स ग्रेस करा। ओके। ठीक है, तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला अलग कि भाई अब जर्नी चल गई है। जितने टारगेट्स बनाए थे वी अचीव्ड बिफोर टाइम। दैट वाज द जर्नी विद माय फादर। ठीक है, तो वहाँ से उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और चैलेंज टेकिंग कैपेसिटी मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। नाउ आई हैव दैट। ठीक है, नाउ आई एंजॉय दैट। और अब मुझे उनका माइंडसेट, जब ही इज़ नो मोर विद अस नाउ, तो जब वो गए ना, तब मुझे बहुत क्लैरिटी आ गई कि उनका थॉट प्रोसेस कैसे चलता था। एंड उनका थॉट प्रोसेस, और अदरवाइज अगर मैं अपने ऑडियंसेस को समझाने के लिए बताऊं, तो आप ये समझो, जेफ बेजोस की जर्नी ले लेते हैं हम। ठीक है, इलॉन मस्क की जर्नी ले लो, सबकी जर्नीज अलग अलग है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क टेकन, लेकिन सबकी जर्नी में एक चीज़ कॉमन दिखेगी जब आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ोगे। वो मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो अगर आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ोगे तो एक कॉमन फैक्टर है कि दे नेवर सिट आइडल। वो खाली नहीं बैठ सकते, उनको नया पंगा लेना है। ठीक है, यानी कि नया चैलेंज लेना है। अगर टेक्निकल टर्म में बोलें, चैलेंज लेना है। उसी से उनको एक किक मिलता है। अगर आप ध्यान से समझो, उनको किक मिलता है। जिस दिन मेरे अंदर भी वो मुझे मिलने लगा ना कि रिस्क लेने में, चैलेंज लेने में किक मिलने लगा, उस दिन आई थिंक वॉज द डे जब मेरे अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट आई। एंड अब क्या हो गया माइंडसेट, ओवर 13 ईयर्स, तो लास्ट 13 साल काम करने के बाद ये समझ आ गया, जिस टाइम पे थोड़ा सा डाउन टाइम होता है ना, उस टाइम खाली मत बैठो, डाउन टाइम में मत रहो, कुछ नया चैलेंज लो, लाइफ में फन भी आएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस एज वेल एज योर पर्सनल ग्रोथ। क्योंकि जब नया चैलेंज लोगे तो नया सीखोगे। तो दैट इज़ माई कॉन्सेप्ट नाउ कि कीप ऑन टेकिंग चैलेंजेस एंड कीप ऑन स्ट्राइविंग फॉर ग्रोथ। और आप मतलब उसमें हैप्पीनेस भी मिलती है मुझे तो, और उसी से जो है सब कुछ जो दिखता है लोगों की हो रहा है ओवरनाइट, वो ओवरनाइट नहीं, वो धीरे धीरे होता रहता है। यानी कि
आपके जर्नी से इतना पता चल रहा है कि आप आई थिंक कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही आप इन्वॉल्व हो गए थे अपने business। हाँ, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, MBA करा 2012 to 14 रेगुलर कोर्स अलॉन्ग साइड बिजनेस। तो जब आप आए कॉलेज कंप्लीट करने के बाद आपने ज्वाइन किया, सो आई थिंक उतना आसान तो रहा नहीं होगा आपके लिए चीज़ें समझना, क्योंकि पहले से अगर मैं बात करूँ आई थिंक उतना आप इन्वॉल्व नहीं थे, या पहले से आप इन्वॉल्व थे? नहीं, समवेयर आई मेड दिस टारगेट कि मुझे बिजनेसमैन बनना है इन समवेयर इन 6th और 7th स्टैंडर्ड। मतलब एक होता है ना, Okay. बच्चों को होता है साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, ऐसे करना है, और ये नहीं था कि पापा के धंधे पे जाके बैठ जाना है। आई हैड दैट विजन, क्योंकि उस टाइम एज आई टोल्ड यू माई फादर वॉज अ वर्किंग पार्टनर। मुझे था कि अब अपना बिजनेस करना है, ओके। राइट, एंड उसको भी ऐसे नहीं करना कि बिजनेस चल रहा है, वी हैव टू ग्रो इट मल्टीपल टाइम्स, और उसी को लेके जो भी करना, मतलब जिसमें इन्वॉल्वमेंट रहे और मज़ा आए, दैट वॉज द मेन गेम। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल, जैसे आपने कहा कि क्लास आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड से आप इन्वॉल्व थे, तो क्या इसका आपके सक्सेस के पीछे मैं ये मानूँ कि अगर आप पहले से ही सोच रहे हैं कि अगर इवन आपके अगर इन फ्यूचर आपके यू नो नेक्स्ट जनरेशन में, तो क्या आप भी उनको वैसे ही बड़ा करेंगे कि 6-7 से ही तुम उस तरीके से सोचो? नहीं 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 नहीं, आई विल करेक्ट यू हेयर। मेरे फादर का कभी ये नहीं था कि आप बिजनेस में ही आओगे या कुछ ऐसा, ठीक है, दैट वाज माय कॉल, माय डिसीजन। मुझे अच्छा, एक तरह से मेरे फादर मेरे रोल मॉडल भी थे, तो उनको जब देखता था एंड आई सॉ हिम ग्रो, जब एडवोकेट फेस में थे आई वाज बोर्न, तो उसके बाद जो मैंने उनकी ग्रोथ देखी, दैट यूज्ड टू इंस्पायर मी समवेयर, ठीक है। अब जैसे मेरा बेटा है, ही इज 2 years ओल्ड राइट नाउ, ठीक है, सो आई एम ऑल्सो वेरी ओपन कि उसको आर्टिस्ट भी बन सकता है वो। आई एम नॉट लुकिंग कि मेरे बिजनेस में कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। सेम वॉज द आउटलुक ऑफ माई फादर। देखिए, बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है, एंटरप्रेन्योर कह लो आज की डेट में, एंटरप्रेन्योर जो भी करता है ना, दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन। वो वाला जो जनरेशनल वाला कॉन्सेप्ट चलता था ना, आई डोंट थिंक हमारी जनरेशन में कुछ ऐसा है कि हमारा बेटा है या बेटी वो आगे कंटिन्यू करेगा। वी आर डूइंग इट फॉर आवर ओन सेटिस्फैक्शन। मुझे बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सेम वे मैं कभी अपने बेटे को किसी चीज़ के लिए ग्रूम नहीं करूँगा कि आपको बिजनेस में जाना है तो आपको ऐसे होना है या वैसे होना है। वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ही विल डू इट, and if I age and I have grown a full empire, I will, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। I am involved in my business, तो ups and downs चलेंगे, लेकिन I will reach where I want to reach। तो और उसके बाद मेरे पास सक्सेशन नहीं है सपोजिंगली, देन ऑल्सो आई थिंक लिस्टेड कंपनी होने का ये एडवांटेज होता है कि यू कैन ईजीली गिव इट इन द राइट हैंड्स, क्योंकि मैंने अपने टाइम में जो करना है वो मैं करूँगा, दैट इज़ फॉर माई सेटिस्फैक्शन, और उससे एक लेगेसी बनेगी। अब वो ज़रूरी नहीं है वो लेगेसी फ्रॉम फादर टू सन ही जानी चाहिए। आई एम नॉट फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट। तो अगर मेरे बेटे का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में, या ही इज़ मोर केपेबल इन समथिंग एल्स, तो आई वुड वेरी मच प्रेफर जो केपेबल हैंड्स हैं उसमें दिया जाए, सो दैट लेगेसी इज़ कंटिन्यूड। जैसे आप एग्जाम्पल देख लो आज की डेट में टाटास, 125 साल से पुरानी लेगेसी है, एंड द बैटन हैज़ नेवर बीन गिवन फ्रॉम फादर टू सन ओनली। whosoever was capable in the family, mostly for in Tata's case, उसको दी जाती है वो। टाटा ट्रस्ट डिसाइड्स हु वुड बी द, अभी रतन टाटा जी गए, उसके बाद ट्रस्ट ने डिसाइड करा कि हु वुड बी द नेक्स्ट सक्सेसर हु विल बी हेडिंग द टाटा ग्रुप। तो सिमिलरली माई विजन ऑल्सो गोज इन दैट डायरेक्शन कि आगे फिर वो कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे होना चाहिए, तभी वो लेगेसी आने वाली सेंचुरीज तक चलेगी। अच्छा, यहाँ से एक सवाल आ जाता है। सवाल ये है कि हर एक बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। आपने बहुत अर्ली एज पे अपने बिजनेस को संभाला, यूँ कह लीजिए, अगर मैं कहूँ तो आपने ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेटअप वगैरह की है, राइट? नहीं, मेरे फादर का बहुत मेजर रोल था, ठीक है, हाँ, बट आफ्टर स्टेज सर्टेन लेवल आई स्टार्टेड डिसाइडिंग द फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजीज। तो इतने कम एज में आपने अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत सारे देखे, तो आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था? देयर हैव बीन 2 लोएस्ट पॉइंट्स। एक वेंचर हमने 2013-14 में करा था, जहाँ हमने सिक यूनिट रन करी थी, एंड
somehow we were not able to manage it. Maybe there was lack in the management of the previous company. उस वजह से हुआ वो. हमारा कहीं पे भी मतलब स्किल्स में या बिजनेस थिंकिंग में गलती नहीं थी, लेकिन ड्यू टू द हैबिट्स ऑफ द ओल्डर मैनेजमेंट वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो पाया. तो वहाँ पे एक हमें 3 साल में जर्नी स्टार्ट करने की ही एक बहुत मेजर सेटबैक लगा लॉस के फॉर्म में. तो माई फादर वेंट इन टू डिप्रेशन फॉर 6 to 8 months. He was not a man who is very aggressive, who can take risks, goes suddenly into depression and you are just out of your MBA. तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही टाइम था. एंड वो एक लो पॉइंट था पहला. और लेकिन रेट्रोस्पेक्शन में जब सोचते हो ना आप, तो ऐसे लो पॉइंट्स एक्चुअली एडवांटेजियस प्रूव होते हैं. कि मैंने फादर का ट्रीटमेंट भी कराया एंड साइड बाय साइड MBA से फ्रेशर निकल के आपको, क्योंकि माई फादर वॉज नॉट गेटिंग अप फ्रॉम द बेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वो ऑफिस जाना तो दूर की बात है, उनको खींच के ले जाना पड़ता था कभी कभी कि भाई चलो, नहीं आपको चलना है, ठीक है. अ डिसिप्लिन्ड मैन सडनली गेट्स इन बेड रिडन ड्यू टू डिप्रेशन. तो डिप्रेशन का भी वो लगा हमें कि कितना खतरनाक हो सकता है. तो वहाँ पर क्या हुआ कि सीखने को बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि आपको सडनली एक कितना बड़ा चैलेंज है कि आपने एक बिज़नेस को 3 या 4 times ग्रो कर दिया है 3 सालों में. और उसके बाद आपको सडनली वहाँ पर ऐसा होता है कि जो आपके मेंटोर हैं, गाइड हैं और जो सपोर्टिंग थे, जो फेस ऑफ द कंपनी है, ही इज़ नॉट देयर सपोर्टिंग इन दैट वे. तो उससे सीखने को बहुत कुछ मिला. और तब आया पहला एक्सपीरियंस कि चैलेंजेस को कैसे लिया जाता है. तो दैट वाज अ सेटबैक एंड एन अपॉर्चुनिटी. और ज़्यादातर ऐसा ही होता है लाइफ में, बिजनेस में भी, लाइफ में भी. तो वहाँ पहला हुआ. एंड सेकेंड वाज 2022 में व्हेन माय फादर पास्ड अवे. वी हैड जस्ट रिसेंटली साइंड फॉर द एडवाइजर्स फॉर एन IPO इशू एंड सडनली ही पास्ड अवे ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ. तो वहाँ पे जो है सेकेंड टाइम आया कि यार इतना सब कुछ बड़ा प्लान कर दिया था एंड आफ्टर दैट सडनली दिस हैपेंड. तो क्या होता है ना कि अभी तक 2 पार्टनर्स काम कर रहे थे साथ में एंड ही वॉज द हेड डिसीजन मेकर, आई वॉज द सपोर्टिंग डिसीजन मेकर, ठीक है. तो सडनली आपको ओवरनाइट ऐसे मिल जाता है एंड यू आर इन अमिडस्ट अ लॉट ऑफ इश्यूज. क्योंकि आप IPO ला रहे हो तो उस टाइम पे इश्यूज तो होंगे ही होंगे. तो जो है आप, और सडनली ये न्यूज़ आ जाती है तो आपको एक शॉक लगता है. बट फॉर्चुनेटली फ्रॉम माई फादर्स टीचिंग ओनली, या जितने भी बड़े लोगों की मैंने बायोग्राफीज पढ़ी, जो मैंने बहुत पढ़ी, उधर से ये सीखने को मिलता है कि जो आदमी ऐसे टाइम्स में अपना माइंड नहीं लूज करता और हर सिचुएशन को रैशनली इवैल्यूएट करके उस हिसाब से स्टेप लेता है, तो दोज पॉइंट्स एक्चुअली टर्न आउट टू बी द मेजर माइलस्टोन्स इन योर जर्नी इन रेट्रोस्पेक्शन. तो वहाँ पे एक हिम्मत आई कहीं से, और फादर की जो लर्निंग थी जो उन्होंने दी थी कि ये सब चीज़ें लाइफ में होती हैं एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. अगर ले मैन भाषा में कहूँ, बी अ मैन, वो वाली एक स्पिरिट आ जाती है. एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन शॉविनिस्ट वे. बी अ मैन मैं लड़की के लिए भी कह सकता हूँ, लड़की होती तो वो भी हो सकती है. इट्स अबाउट टेकिंग द चैलेंजेस हेड ऑन. तो ये 2 लो पॉइंट्स थे और वही 2 अपॉर्चुनिटीज़ भी थी समवेयर टू प्रूव माई सेल्फ. तो दुनिया के लिए प्रूव करना और उससे कहीं ज़्यादा अपने लिए प्रूव करना कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दैट. तो वो करा एंड आफ्टर माई फादर एक्सपायर्ड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इन 6 months आवर कंपनी वॉज लिस्टेड. ओके. सो कंपनी को एज यूजुअल चलाया भी, ग्रोथ भी इनफैक्ट आई, 10% के अराउंड की ग्रोथ थी उस फाइनेंशियल ईयर में. ग्रोथ भी आई और IPO भी आया एंड मी एंड माई टीम मैनेज्ड इट वेल. सो दैट वाज, मतलब अब क्या होता है ना, अब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो इन 2 पॉइंट्स को मैं दोबारा से याद कर लेता हूँ. अगर कभी मुझे फियर आता है, डर आता है, तो मैं इन 2 पॉइंट्स को हमेशा याद कर लेता हूँ एंड आई एम बैक ऑन ट्रैक. अब यहाँ से बहुत सारे सवाल आ गए मेरे दिमाग में. पहला सवाल तो ये है कि सबसे पहले बताइए कि आपका जो बिजनेस है वो किस किस सेक्टर में, किस किस फील्ड में है. अच्छा, ठीक है.
सो हम लोग स्टील ब्राइट बार्स बनाते हैं, वायर्स बनाते हैं, और उसके आगे कुछ फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, न्यूमेटिक नेल्स होती हैं गन से लगने वाली, और अभी और फर्दर 2-3 प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं विद इन दिस कैलेंडर ईयर. तो we are catering to the auto sector. We are basically steel processors. So we are catering to the auto sector, to the engineering sector, to the home appliances sector. मतलब आप कह सकते हो जितना स्टील यूज़ होता है ना जिस सेक्टर में, हम हर सेक्टर में वहाँ पे केटर करेंगे. तो मल्टी सेक्टोरल काइंड ऑफ बिजनेस है. एंड आवर इंटेंट इज़ कि आगे आगे इसको और भी ज़्यादा वास्ट करना है और एक प्रोडक्ट मिक्स ऐसा बनाना है जो बड़ा यूनिक सा हो. तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ है कि आपने तो सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको किस सेक्टर पे, किस निश पे काम करना है. कोई काम करना चाहता है आज के, तो कोई बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो कैसे आइडेंटिफाई करें? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, मेरे से बहुत पूछा जाता है हर जगह, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे. क्योंकि आज की डेट में मैंने देखा एंटरप्रेन्योरशिप की वेव है, एंड कॉलेज से निकल के बच्चा यूजुअली जॉब की जगह एंटरप्रेन्योरशिप प्रेफर कर रहा है. जिसकी मेरी कॉलेज स्टूडेंट से बात होती है यही दिखता है. एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो एंडलेस. लेकिन क्या हो रहा है, ज़्यादातर बच्चे जो गलती कर रहे हैं, वो ये गलती कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी जो उनको फर्स्ट दिख रही है ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसको पकड़ रहे हैं. और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या अपॉर्चुनिटी दिखती है बच्चों को, जो ट्रेंडिंग होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्विक कॉमर्स आज की डेट में हाइप है, क्विक कॉमर्स कर लो. सेकंड, मैं जानता हूँ यू आर ऑल्सो इनटू इन्वेस्टिंग, बट यू आर मैच्योर इन्वेस्टर. ठीक है, बच्चे भी आजकल इन्वेस्टिंग को, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह मान रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. विच इज़ अ वेरी, आपको भी पता है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट. बिल्कुल. उसके लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए. ठीक है, तो जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, बच्चा आते ही उसको अपॉर्चुनिटी मानेगा, उसमें एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल बनाएगा और शुरू हो जाएगा. विच इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि अगर हर कोई उसमें घुस रहा है बिजनेस में, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ. अभी आई वॉज स्टडिंग समथिंग, तो अपॉर्चुनिटीज़ जो आइडेंटिफाई करनी चाहिए ना, हमेशा वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पर आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो बहुत हाई है, कट थ्रोट कंपटीशन भी नहीं है. ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन जब ढूंढोगे तो उसमें आपको एक शुरू में जो स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा ना 1-2 साल का. देखो, शुरू के जो ईयर्स होते हैं बिजनेस में, दैट आर मोस्ट क्रूशियल, क्रिटिकल, क्योंकि उसमें प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल काम होता है. जैसे मैंने अपने ही बताया आपको, जब फादर के साथ स्टार्ट करा 2011 में, तो उस टाइम पे हमारी फर्स्ट फोकस था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करके हर ट्रांजैक्शन पे निकाला जाए, हर डील पे इतना % प्रॉफिट कम से कम बचे. क्योंकि उससे क्या हुआ, कैपिटल एक्यूमुलेट हुई और हमें ग्रोथ कैपिटल मिलती गई और हम बढ़ते गए. लेकिन अगर आप शुरू में लॉस कर रहे हो, तो फिर आप VCs के पास फंडिंग के लिए जाओगे, बैंक के पास जाओगे, बैंक भी 3-4 साल बाद ही लोन देगा. उससे पहले हो सकता है आपका बिजनेस क्रैश कर जाए, अगर बहुत ही कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है. तो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में मैं सबको यही बताता हूँ कि सबसे पहला तो ये देखो, प्रॉफिट मार्जिन वाला प्रोडक्ट ढूंढो. सेकेंड थिंग इज़ कि उसके साथ आप ये भी देखो कि मैं कितना अपने बिजनेस को खुद फंड कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप क्विक कॉमर्स के बिजनेस के लिए जाओ तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, अब उसके लिए आप VC, सीड फंडिंग एटसेट्रा, सीरीज A, B सब करोगे. लेकिन उसकी जगह अगर आप आज केसर उगाने का धंधा करो, ठीक है, रूम में केसर हो जाती है, वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है. अच्छा. ठीक है, USA में बहुत ट्रेंडिंग है इस टाइम पे. ठीक है, अभी रिसेंटली पढ़ा है मैंने, इसलिए बता रहा हूँ. तो वो 10x10 का रूम आप कहीं पे लेके अंदर विद लेस अमाउंट ऑफ इनपुट्स बहुत इफेक्टिव है, 10x प्रोड्यूस निकाल सकते हो. ओके. सो ऐसे, अब मैंने भी तो स्टडी करा ना यार, तो ऐसे ही जो कॉलेज से निकला उसका तो और ज़्यादा रिसर्च वाला माइंडसेट होगा. तो दे शुड सर्च फॉर दीज बिजनेस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ग्लैमराइजिंग बिजनेस, गो फॉर सच बिजनेसेस. इस पे जोक भी है ना कि बनिए का बच्चा क्या ढूंढता है, वो ढूंढेगा कि जो इलायची के अंदर दाना है उसको कैसे पैकिंग करके बेचूं, उसमें क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है. तो हमें हमेशा ये देखना है कि हम शुरू में जिसमें मिनिमम कैपिटल लगे, क्योंकि रिस्क कम हो गया आपका, कैपिटल जहाँ कम लगाई रिस्क कम हो गया. ठीक है,
मिनिमम कैपिटल लेके मैक्सिमम आउटपुट आए शुरू में 1-2-3 साल, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि भाई मैंने प्रॉफिट कमा लिया, इतने पैसे कमाए, अच्छा भी लगता है, जेब में पैसा आता होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब जब 1 साल हो गया, फिर आप सैचुरेशन पे मत बैठा रहो कि वो अब आगे क्या करूं। उसके बाद क्या होगा, जब आप और थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तब आपके पास उससे बड़ा प्लान निकल के आएगा। This is what I'm saying. Take new challenges. Keep searching for challenges also, opportunities also. Opportunities and challenges are one and the same thing. तो सर्च करते रहो, लेकिन शुरू में अपॉर्चुनिटी ऐसी आइडेंटिफाई करो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि यार थोड़ी सी कैपिटल भी खुद लगाई, किसी से उधार नहीं लिया, कुछ नहीं करा, और उससे रिटर्न इतना ले लिया, और अब मैं इससे धंधा बनाऊंगा, और उस कैपिटल के साथ डेट को मिक्स करके या फिर किसी और से इक्विटी उठा के अब मैं धंधे को मल्टीप्लाई करूँगा। अभी जो इशू है ना, जितने भी यंगस्टर है जो स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, आजकल तो ड्रॉप आउट का ज़माना चल रहा है, हर कोई ड्रॉप आउट है, ठीक है। मैक्सिमम में जिनसे मिलता हूँ कहते हैं कि नहीं छोड़ दूंगा, कुछ करना है, वो जॉब में भी है, मैंने भी बहुत ऐसे सुने। हाँ, बट थिंग इज़ दैट कि जब वो सोचते हैं, उनका सोच दिखे कैसा होता है, उनका सोच होता है कि मुझे बिजनेस तो करना है। वो ये नहीं देखते अपॉर्चुनिटी क्या है, मुझे लगता है वो ये देखते हैं कि इसमें बिजनेस में पैसा कितना लगेगा, मैं अपने बजट के अकॉर्डिंग में बिजनेस देख रहा हूँ। तो क्या ये अप्रोच सही है कि हम अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ही बिजनेस ढूंढ रहे हैं? जैसे कि अगर आप देखेंगे रील्स बहुत वायरल होते हैं कि 50,000 या 25,000 या 1 लाख जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से धंधा कर लो। हाँ, ये वायरल है, राइट? बिल्कुल। तो क्या ये जो कंटेंट है, क्या इसका एक्चुअल में कोई आउटपुट है जो अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस में, छोटा हो बड़ा हो, द गोल सेटिंग शुड बी राइट। गोल सेटिंग तो मैंने छोटा वर्ड बोल दिया, विजन शुड बी राइट, ठीक है। अब विजन को बहुत लाइटली ले लेते हैं हम लोग, बट मेन ड्राइवर जो बिजनेस का होता है वही होता है। अब विजन कैसे सेट करा जाता है, आज से 10 साल डाउन द लाइन मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ, विजन है ना, विजुअलाइज करो, मैं 10 साल डाउन द लाइन यहाँ देखता हूँ। वो बहुत ज़्यादा इरेशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडर भी नहीं होना चाहिए। दैट्स माई वे ऑफ डूइंग इट। तो मैं वहाँ से बता रहा हूँ, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। वट आई विजन फॉर माई सेल्फ मैं बता देता हूँ। आई विजन माई सेल्फ एट 50 ईयर्स ऑफ एज, जो भी मेरा है, दैट आई विजन एट 50 ईयर्स ऑफ एज। और आज से नहीं कर रहा, दिस वॉज माई प्लानिंग व्हेन आई एंटर्ड बिजनेस एट द एज ऑफ 22। तो जैसे मैंने आपको कार वाला अपना एग्जांपल दिया कि 1 साल में कार, ठीक है, 3 साल में था कि घर ऐसा ऐसा होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, घर में ऐसा होना चाहिए, एंड दैट वाज लिंक्ड टू माय प्रॉफिट्स कि इतना प्रॉफिट करूंगा तो ये करूंगा, ठीक है। अभी भी 1-2 हैं फिलहाल के, अभी भी ठीक है, हाँ, तो चल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो भी ड्रॉप आउट है, स्कूल फ्रेशर है या कॉलेज फ्रेशर है, हर किसी को ये क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि मुझे इतनी एज पे यहाँ पहुँचना है। दैट इज़ योर विजन, ठीक है। अब उसको मिलाना है वहाँ से जहाँ मैं आज प्रेजेंटली खड़ा हूँ, ठीक है। अब उसकी 2 अप्रोचेस हैं। किसी ने बहुत बड़ा विजन लिया, एक विजन हो सकता है कि यार मुझे ना आज से 25 साल बाद मेरी एनुअल इनकम 10 करोड़ की होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा बिजनेस करना है। तो वो धीरे धीरे चलेगा, अपनी जो आज की कैपिटल है उसको इजीली वहाँ तक अगर सिस्टमैटिक चला, बहुत इजीली वो अचीव कर जाएगा उसे, ठीक है। दूसरा विजन हो सकता है कि यार मुझे 1000 करोड़ की वेल्थ चाहिए आफ्टर 25 ईयर्स, ठीक है, मेरी वेल्थ होनी चाहिए 1000 करोड़ की। तो उसके लिए वो जो अप्रोच लेगा, देन इट वुड बी द सेकेंड अप्रोच कि बिजनेस बड़ा सोचेगा और वीसी फंडिंग उठाएगा या कोई मतलब आउटसाइड पार्टनर लेगा, इक्विटी उठाएगा, जैसे मर्जी, तो वो फिर बड़ा गेम खेलेगा उस हिसाब से। तो एक तो बूट स्ट्रैपिंग वाला तरीका है, उसमें सुकून है, आप धीरे धीरे चल सकते हो, कछुए की तरह चलोगे, लेकिन जहाँ आपको 25 साल डाउन द लाइन पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। उसमें आपको मेंटल स्ट्रेस कम लेना है, मेंटल वरीज कम लेनी है, चैलेंजेस कम लेने हैं, ठीक है। अगर आप वैसी लाइफ विजुअलाइज करते हो तो दिस इज़ द राइट मेथड, क्योंकि 10 करोड़ साल का भी कोई कम नहीं होता, बहुत अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत लोगों के लिए वो ड्रीम है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सिस्टमेटिकली सोच के चलोगे तो एक अप्रोच ये हो सकती है। दूसरी वाली है, फिर आप देखो
कि बड़ा आइडिया लो, क्विक कॉमर्स हो गया, जैसे मैं बार बार इसलिए मेंशन करूँ क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग है, तो बहुत बच्चे में से बोलते हैं कि सर क्विक कॉमर्स का क्या होगा। तो दूसरा तरीका ये है, फिर मैं तो भाई क्विक कॉमर्स में कुछ डिस्ट्रप्टिव मॉडल बनाऊंगा, VC फंडिंग उठाऊंगा, ऐसे ऐसे मेरे गोल्स रहेंगे, माइलस्टोन्स रहेंगे, और हाँ फिर मेरे पास 25 साल बाद एग्जिट लेके 1000 करोड़ की वेल्थ हो जाएगी। ठीक है। दूसरा तरीका ये है, इसमें सब कुछ आपको करना है, बहुत फास्ट लाइफ रहेगी आपकी, खाना पीना नींद सब भूल जाओगे, काम करोगे। लेकिन दोनों तरह के लोग होते हैं, तो आपको बजाय कि मेरे पास आज कैपिटल कितनी है, उससे ज़्यादा ये करना है कि मेरे पास एनर्जी कितनी है और मेरे लिए क्या ज़्यादा वैल्यूएबल है, वेदर इट इज़ पीस और आई लव मोर अ फास्ट लाइफ, जिसको वो एनर्जी में यूज़ करना चाहता हूँ। तो दोनों तरीके सही हैं, कोई सा भी गलत नहीं है अप्रोच। लेकिन बजाय कैपिटल पे फोकस करने के मेरे पास कितना है, फोकस इस पे करो कि मुझे 25 साल डाउन द लाइन कहाँ पहुँचना है, और मैं उसमें इनपुट अपनी तरफ से, अपनी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या दे सकता हूँ। तो आई थिंक दैट वुड क्लैरिफाई ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर लाइफ। एक यहाँ पर सवाल है। सवाल ये है कि जो मैंने देखा है, ठीक है, कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, एंड मान के चलो उनकी एज हो जाती है 30-35 के अराउंड। उस समय पे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो समय होता है एकदम हाईलाइटेड एज है कि ज़्यादा फैमिली को सपोर्ट करना है, उस समय पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या राइट टाइम क्या है कि मुझे बिजनेस करना है, सपोज मेरा माइंड वही है, तो वो एज क्या है जहाँ से मुझे शुरू करना है? क्या कोई स्पेसिफिक एज है भी, या हम किसी भी समय पे शुरू कर सकते हैं? ठीक है, मैंने आपको वो सिचुएशन बता दिया कि मैक्सिमम लोग जो 30-35 तो होता नहीं है, 30-28 इस एज में उनके पास खास करके कुछ ऐसे भी चीज़ें आते हैं, आई थिंक फैमिली एंड ऑल, उनको उस समय भी इन्वॉल्व होना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। देखो यार, मैं तो आई एम माई सेल्फ 35, ठीक है, एंड मेरा मानना ये है कि माइंडसेट जो है, मोर और लेस आपका बिलीफ सिस्टम एक ही जगह पे रहता है, कि जो आपने बिलीफ फॉर्मेटिव ईयर्स में फॉर्म कर लिया ना, वही रहेगी, आपकी चेंज नहीं होगी। इफ़ यू हैव स्टार्टेड टू बिलीव कि भाई रिस्क टेकिंग इज़ गुड, तो आप उससे कभी हट नहीं पाओगे। बहुत सारे ट्रेडर्स डूबते हैं ना, इसलिए क्योंकि वो रिस्क लेते रहते हैं, चाहे कुछ भी डूब रहा है, लेकिन वो लेते रहेंगे क्योंकि वो फितरत बन गई है। ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। अच्छा, यहाँ पर एक क्विक सवाल, आपने कहा कि बहुत सारे ट्रेडर जो है वो रिस्क लेते हैं। एक क्विक सवाल आपसे, एज ए लिस्टेड कंपनी, आप जैसे कि आपकी लिस्टेड कंपनी है, और आप क्या सजेस्ट करते हैं, लोगों को ट्रेड करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट, अगर मेरी पर्सनल फिलॉसफी मानोगे, इन्वेस्टमेंट इज गुड। ट्रेडिंग एज अ बिजनेस कोई कर रहा है, डिसिप्लिन्ड वे में कर रहा है, तो कोई बुराई नहीं है। ओके, डिसिप्लिन्ड वे में कर रहा है। ये देखिए, ट्रेडिंग को ना ज़्यादातर लोगों ने गैम्बलिंग बना दिया, वो नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सॉलिड रीजनिंग बिहाइंड इट, यू शुड हैव स्टडीड अबाउट द कंपनी, एंड इन एंड एग्जिट टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। यहाँ पर और एक सवाल आ गया मेरा। सवाल ये है कि लोगों के मन में डाउट होता है, हालांकि इस सवाल हमसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि सर फंडामेंटल देखो या टेक्निकल। हाँ, आप क्या सजेस्ट करते हैं? फंडामेंटल। तो टेक्निकल की फिर वैल्यू क्या है? सी, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बिलीफ। अगेन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी की लिस्टिंग से पहले कभी भी मैंने स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करा था। ट्रेडिंग तो छोड़ दो, इन्वेस्ट भी नहीं करा था। ठीक है। एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड नाउ इज कि मार्केट जो है ना, वो सेंटिमेंट से बहुत ज़्यादा चलता है, और अगर आपका शेयर बिल्कुल ऑर्गेनिक चल रहा है तो इट विल गो विद द फ्लो ऑफ सेंसेक्स एंड ऑल। मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है उसमें कि वो फ्लो से ही चलता है। ठीक है। अगर आप कोई न्यूज़ नहीं दे रहे हो 2-4 महीने तक, तो नीचे जाता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में ये है कि नो न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़। ओके, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। नो न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़, वो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। तो अगर फंडामेंटल से स्ट्रांग है ना, तो कंपनी हो सकता है 1 साल उतना प्रॉफिट ना कमाए या रेवेन्यूज में ग्रोथ ना ले, लेकिन अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है, डूबेगी नहीं।
ठीक है, तो आपका पैसा अगर रखा है एंड यू आर अ पेशेंट इन्वेस्टर, ठीक है, और आपने देख लिया फंडामेंटल्स स्ट्रांग है यार कंपनी के, तो वो जो 1 साल में नहीं रिटर्न दी उसने, वो शायद 3 साल बाद उसको सारा निकाल देगी। अच्छा, यहाँ पर और एक सवाल आ गया मेरा। फंडामेंटल आपने छेड़ ही दिया बात, तो मान के चलिए किसी को फंडामेंटल जानना है, मुझे आपकी कंपनी के बारे में जानना है, ठीक है, और इसका फंडामेंटल में जानना चाहता हूँ, वो क्या है जिसको देख के मैं कह सकता हूँ कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये परफॉर्म करने वाले आने वाले सालों में? चलो मैं अपनी कंपनी के एग्जांपल से नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी, सबसे पहले तो ये देखा कि प्रोडक्ट क्या है कंपनी का। ओके, ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट एक फैड है? फैशन तो एक चीज़ होती है जो 3-4 साल चल जाता है, फैड होता है जो 6 महीने चलता है। तो क्या ये फैड है कि आज है नहीं है? जैसे मैंने अभी तक कोई स्टार्टअप में नहीं करा, ओके, ठीक है, रीज़न बीइंग आई फील वो डिस्टरप्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ को, तो उनको डिस्टरप्ट करने वाला भी बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है उसका, बिल्कुल, उनके मॉडल को भी डिस्टरप्ट करने वाला आ जाता है, राइट। तो यू नेवर नो कि क्या होगा, क्योंकि आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई एम नॉट अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करके चल रहा हूँ, मैं रोज़ देख नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रोज़ स्टॉक उठा के देखूंगा अपना। तो मुझे चाहिए कि मेरा विजन है कि भाई 10 साल बाद एक पर्सनल वेल्थ भी बनती जाएगी साइड में, इसलिए इन्वेस्ट करा हुआ है मैंने। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने देखा आज आप सोलर वाली कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या कुछ भी जो रिन्यूएबल एनर्जी में है, एंड दैट विल गिव यू रिटर्न लाइक कि आज एक आपका जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, उस पर केपेक्स कर रही है कंपनी, और उसके बाद उसकी रिकरिंग इनकम्स हैं कॉन्स्टेंटली फॉर ईयर्स। एग्जाम्पल इसमें सबसे बड़ा है कि जियो का आपका मोबाइल जो है हो गया था, दिस इज़ नॉट इन रिन्यूएबल सेक्टर, बट उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा खड़ा कर दिया था जो मतलब बाकी सारी टेलीकॉम कंपनीज को रेप्लिकेट करना मुश्किल है। और अब उनको अगर एक कस्टमर से एवरेज पे 200 रुपये भी आ रहा है पर मंथ, तो एक कस्टमर से साल में 2400 रुपये वो ले ही रहे हैं। और मार्केट कितनी पोटेंशियल है, और अभी हाल फिलहाल में तो उनकी टेक्नोलॉजी को कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, उसको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करना पड़े, तो प्लस सॉलिड ग्रुप की बैकिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो दैट वुड बी वन ऑफ माय फेवरेट इन्वेस्टमेंट टू डू, ओके, अगर लॉन्ग टर्म करना है तो। ओके। तो ये जो लोग पी देखते हैं, फिर अदर चीज़ें जो देखते हैं, पैरामीटर, अर्निंग पर रेशियो, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, तो इनकी कोई वैल्यू है एक्चुअल में? वैल्यू बिल्कुल है, ओके, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी अर्निंग पर शेयर जो है, और वो क्योंकि नंबर्स, सी आई एम सिटिंग ऑन द प्रोमोटर साइड, राइट, तो मुझे ये पता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ में आपको मान लो कल एक ग्रोथ चाहिए मुझे अगले साल या उसके अगले साल, 2 साल डाउन द लाइन, ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है ना, इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है, मुझे ये प्रोडक्ट जो है, लेकिन मेरी सेल्स कम है, अब इसकी कैसे बढ़ाई जाए सेल? इसका फॉरेन मार्केट है। अब फॉरेन मार्केट आते ही सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, कि मुझे बाहर जाना पड़ेगा, एग्जीबिशन में एग्जिबिट करना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ ऐसी ल्यूक्रेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आज अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे सेल्स 1-2 साल बाद जो है जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो आज अगर मैं वो मार्केट स्पेंड कर देता हूँ, मान लो सपोजिंगली मेरा लेट्स से 1000 रुपये का प्रॉफिट है साल का आने वाला, अगर मैं ये मार्केटिंग स्पेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये करता हूँ तो मेरे 200 रुपये 1000 में से इस मार्केटिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट इस साल में नहीं आएगा क्योंकि आज तो मार्केटिंग शुरू कर रहा हूँ मैं, रिजल्ट तो आएगा जाके 1-2 साल बाद, ठीक है। अब अर्निंग पर शेयर तो घुस गई, सब कुछ घुस गया, नंबर्स डाउन हो गए, नंबर्स डाउन हो गए। अब जब 2 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा उस स्पेंड का, तब तो उस केस में शेयर प्राइस जितना आपका डामाडोल हुआ होगा वो उठ जाएगा, क्योंकि उस साल वो इम्प्रूव नंबर्स आ जाएंगे और स्पेंड भी प्रीवियस उसका नहीं होगा, वो तो हो चुका पिछले साल में। तो बहुत बार ऐसा होता है, मेरे माइंड में भी कई बार ब्लॉकेजेस आती हैं, यार इससे तो नंबर्स पे ये फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन देन इफ़ फॉर फ्यूचर बेटरमेंट हमें ये स्पेंड करना है तो करना है। दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल, ऐसा बहुत जगह पे होता है, बहुत डिसीजन मेकिंग में ऐसी थॉट प्रोसेस आपको लानी पड़ती है, आपको इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से सोचना पड़ता है और फिर एज अ कंपनी डायरेक्टर व्यू पॉइंट से सोचना पड़ता है, और फिर दोनों चीज़ों का तालमेल बनाना पड़ता है।
लेकिन आई ऑलवेज गो फॉर थिंग्स कि स्पेंड आज करके अगर मुझे 2 साल बाद और बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मैं आज स्पेंड करके अपने नंबर्स को नीचे कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज ऑलवेज यू नो देयर आर टू साइड टू अ कॉइन। बिल्कुल। और आपको दोनों पहलू को सोचना पड़ता है और फिर डिसीजन लेना। इसलिए मैं कहता हूँ कि नंबर्स इमीडिएटली हर Q1 Q2 Q3 के देख के नंबर्स आप बहुत ज़्यादा जजमेंट नहीं लगा सकते। बड़ी बड़ी कंपनीज आप ले लो, बड़े बड़े नाम, रिलायंस के नंबर भी कभी ऊपर आएंगे कभी नीचे आएंगे। तो अगर आप प्योरली टेक्निकल देख के लोगे तो आप तो आज छोड़ दोगे शेयर इन कंपनीज का। तो दैट्स वाई ऐसे कि फंडामेंटल्स के साथ जाना चाहिए एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन लेते हुए तब इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो मेरे एक सवाल आया है कि जो शेयर प्राइस है आपके, जो चार्ट है, तो क्या आप लोग मतलब शेयर प्राइस देख के, चार्ट देख के अपने डिसीजंस लेते हैं? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देखो स्टॉक गिर रहा है, अचानक एक सर्टेन पॉइंट से बाउंस बैक करता है, ये कोई सपोर्ट हो सकता है, एनीथिंग, राइट? तो लोग ये लगता है शायद कि अच्छा जो कंपनी है ना वो उसको नेक्स्ट ईयर क्या करना है, वो ये डिसीजन तब लेता है कि अच्छा चलो स्टॉक गिर रहा है, मुझे कोई डिसीजंस लेना है, ऐसा कुछ है? इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपको एक गोल है आपका, सी अल्टीमेटली मार्केट जो आपकी एक पी रेशियो बनाता है, आपकी जो वैल्यूएशन करता है, दैट इज ड्रिवन फ्रॉम द प्रॉफिट्स अल्टीमेटली। तो एज अ बिजनेसमैन मेरा क्या गोल होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिल्कुल। तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं दैट इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इन द कमिंग क्वार्टर्स, कमिंग ईयर्स। तो मैक्सिमाइज हमारा फोकस सिर्फ एक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइमरी मोटिव ओके। जो है। तो अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे कर रहे हो तो आई नो कि अगर वो डाउनफॉल हो भी रहा है एंड मेरे नंबर्स जब भी अच्छे आएंगे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में, तो वो ऑटोमेटिकली जितना लॉस हुआ होगा वो कवर अप हो जाएगा। तो ड्यूरिंग आवर रिव्यू मीटिंग्स वी फोकस प्राइमरली कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सकते हैं। सो वहाँ पे होता है। और मुझे बाकी प्रमोटर्स का नहीं पता, बट आई वेरी रेयरली चेक माई शेयर प्राइस। मतलब दिन में एक बार, वो भी मार्केट क्लोज हो, मतलब जब मैं आई एम ऑन वे बैक टू होम उस टाइम पे मैं कार में निकाल के एक बार चेक कर लेता हूँ कि भाई आज का क्या प्राइस है। अदरवाइज आई डोंट। लोग तो रोज चेक करते हैं जो मतलब जो शेयर खरीदते बैठे हुए हैं उनको तो रोज चेक करना पड़ता है। यार इसमें देखो एज अ डायरेक्टर मैं आपको बताता हूँ, एज अ MD ऑफ द कंपनी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। अच्छा। कि आप कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल। तो वो फल जो है ना वो स्क्रीन पे भी दिखने लगेगा। दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आपके कर्म आज के सही हैं तो फ्यूचर में आपको दिखने लगेगा। तो ये जितने भी लोग चार्ट देखते हैं ना, जैसे कि हम लोग जो चार्ट देखते हैं, इस चार्ट के पीछे कोई मेहनत कर रहा होता है, जो यू नो अपना सारा कुछ लगा चुका होता है, जो उसका एक ही गोल है कि लोगों को कैसे प्रॉफिट करवाया जाए, जिन लोगों ने बिलीव रखा है। तो ये वो लोग हैं जो उस मेहनत में लगे हुए हैं। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि जब कोई कंपनी पब्लिक हो जाता है उसके बाद मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने लिए मेहनत नहीं कर रहा। नहीं, देयर इज अ सेल्फिश गोल। मैं तो साफ बता रहा हूँ। अच्छा। यार मैक्सिमम परसेंटेज तो नॉर्मली प्रोमोटर्स के पास ही होती है ना, प्रोमोटर होल्डिंग। तो डायरेक्टर की तरह तो सोचता ही हूँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला कि दो साइड हैं कॉइन के। एज ए इन्वेस्टर भी मैं सोचता हूँ ओके, दिस इज माई इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। और ये तो चलो अब रेज कर ली हमने कैपिटल, लेकिन शुरू से तो मेरा पैसा ही लगा हुआ है ना। तो बिजनेस एंड मी आर सेपरेट एंटिटीज, बट स्टिल आई एम इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। तो अगर आप ये समझिए ना कि अगर मैं दूसरी कंपनीज के शेयर खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ, एंड व्हाट आई डू इज आई चेक द फंडामेंटल्स, इन्वेस्ट कर दिया, और फिर मैं शायद 3 महीने में एक बार चेक करता हूँ अपना पोर्टफोलियो कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। एंड आई डोंट पैनिक, क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स के बेसिस पे करा है एंड आई नो दे विल ग्रो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैंने इन्वेस्टमेंट डाला था इस रेट पे, अब चीज़ें भी मेरे अंडर कंट्रोल में। तो आप ये बताओ, अगर मैं अपना फ़ायदा करूँगा एज एन इन्वेस्टर तो ऑटोमेटिकली बाकियों का भी फायदा होगा ना, लेकिन उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा।
मेरा भी फायदा ही होगा, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो उस माइंडसेट से मैं चलता हूँ यूजुअली। सो बहुत सारे सवाल आ गए, ठीक है, लेकिन एक सवाल जो हमने पहले छोड़ा था उसका जवाब ले लेते एक बार, ठीक है। राइट एज क्या है बिजनेस का? जैसे हम बोल रहे थे कि 30s में आते ही एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। नॉर्मली पीपल हैव स्टार्टेड देयर ओन फैमिलीज, बच्चे हो जाते हैं, वाइफ हो जाती है, पेरेंट्स भी एजिंग में होते हैं, तो आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो समवेयर आप चाहो ना चाहो वो आपके माइंड पे स्ट्राइक करने लगता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क टेकिंग, ठीक है। अब अगर किसी ने भी, जैसे मैंने पर्सनली 21-22 में रफली स्टार्ट कर दिया था बिजनेस, तो व्हाट हैपेंड वाज उस टाइम आई वाज वेरी वेरी फियरलेस। सी, रिस्क टेकिंग जो आप कह रहे हो, रिस्क जो टर्म है ना, वो कुछ नहीं है, वो फियर का ही बिजनेस टर्म है। अगर आप पर्सनल वे में देखो तो मुझे इस चीज़ से डर लगता है, और अगर बिजनेस टर्म्स में कह दो तो बिजनेस को ये रिस्क है। बात एक ही है दोनों, बस वो रिस्क वर्ड है बिजनेस के लिए और आपके लिए है फियर वर्ड, ठीक है। तो वो 20s में ना, आप जब तक, स्पेशली आप जब तक सिंगल होते हो, तब तक ये होता है यार जो होगा देखा जाएगा, ये करना है, दिख रहा है हो जाएगा, मतलब आई एम 99% श्योर कि ये हो जाएगा। तो आप बढ़ते चले जाते हो, बहुत ही फियरलेस एटीट्यूड होता है। और फिर क्या होता है, एज के साथ ना जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड अप होती हैं, कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता है, लेकिन आप आदत से मजबूर हो चुके होते हो तब तक, क्योंकि जो आपके प्रिमिटिव एरियाज में आपकी नेचर बन गई ना, उससे बदलना बहुत मुश्किल होता है आदमी के लिए। तो अगर आपको उस टाइम पे चैलेंजेस ले लिया आपने और उससे आप जीत भी गए हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। 30s में आके क्योंकि मैंने तो 21-22 में कर दिया, बट मुझे जहाँ तक लगता है कि 30-35 में, क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉलेज में फ्रेंड्स थे, ठीक है, जो कहते थे 2-3-4 साल जॉब करेंगे, उसके बाद फिर हम बिजनेस करेंगे, एक्सपीरियंस लेके, कैपिटल एक्यूमुलेट करके। तो लेकिन किसी ने भी नहीं करा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके बीवी बच्चे हो जाते हैं, आपकी एक वेल सेटल्ड जॉब हो जाती है, आपको लगता है कि इतना भी काफ़ी है, एंड यू कम इनटू अ कंफर्ट जोन, और फिर उस कंफर्ट जोन से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ये लगता है, आप नेगेटिव ज़्यादा सोचने लगते हो। जैसे 20s में तो आप सोचते हो यार क्या ही हो कर ले, देखा जाएगा, क्या ही हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर कुछ कर लेंगे, बाद में नौकरी कर लेंगे, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ तो कैसे करूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने करा, लेकिन और सक्सेसफुल हैं, लेकिन उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो फेल्ड भी हैं, ठीक है, वो आएंगे नहीं आपके सामने। लेकिन जब मैं बैठता हूँ बिजनेस सर्कल में, किसी से बात करता हूँ या कोई जॉब कर रहा है और उसको देखता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने में मिल जाते हैं, हु फेल्ड इन बिजनेसेस आफ्टर टेकिंग अ जॉब एक्सपीरियंस, जिन्होंने 30s में 40s में स्टार्ट करा। ये ट्रू है कि जिन्होंने 20s में स्टार्ट करा, उनको ज़्यादातर को सक्सेस जो होती है वो 30s में और 40s में जाके मिलती है। मैक्सिमम बिलियनर्स 40s में बनते हैं सबसे ज़्यादा, तो 50s में भी बनते हैं और कुछ 30s में भी बनते हैं, अब तो ज़्यादा बनने लगे। बट 40s इज़ द, एक डेटा के हिसाब से आया था कि, रिपोर्ट के हिसाब से, कि 40s में मैक्सिमम लोग बिलियनर लेवल रीच करते हैं। तो इससे एक सवाल आ गया, आप कब तक जा रहे हैं इस वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ओके, उसका एक और रीज़न है, बताइए। अगर लोगों ने रिवर्स कैलकुलेशन शुरू कर दी तो ना मैं जो है सेबी के उसमें आ जाऊँगा कि आपने हिंट दे दिया था। ओके, चलिए हम लोग कुछ अपने लिमिटेशन में ही बात करेंगे। हाँ, तो इसलिए मैं नहीं मेंशन करूँगा। ओके ओके, चलिए, तो ये तो हो गया, यू नो, जो भी माइंडसेट है। अच्छा, अभी स्पेसिफिकली माइंडसेट पे बात करेंगे, ठीक है, कि बिजनेस करने के लिए क्या माइंडसेट चाहिए। लेकिन इससे पहले एक सवाल, कि किसी को कंपनी लिस्ट करना है, वो कब पता चल जाता है कि हाँ ये राइट टाइम है मुझे लिस्ट करना है, अगर कोई आज के दिन बिजनेस कर रहा है, मान के चलिए। देखो सर, जब मैं लाया ना IPO, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा इट्स टू अर्ली फॉर यू, ठीक है, जब लाया नहीं था उससे पहले तक कुछ जो नोन थे, उन्होंने कहा इट्स टू अर्ली फॉर यू, इसको और बड़ा करो। फिर ये SME IPO क्यों ला रहे हो, मैं BSc SME पे लाया था, तो SME IPO क्यों ला रहे हो, कम से कम जो है 100-150 करोड़ का मेन बोर्ड का IPO लाना 2-3 साल और काम करके, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि राइट टाइम है, कुछ लोगों ने कहा कि मतलब लाने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो हर तरह का व्यू पॉइंट था। अब राइट टाइम
कोई नहीं होता अगर आपकी कंपनी, आपका विजन क्या है अगेन, अगर आपकी कंपनी के मान लीजिए प्लान्स हैं कि मुझे ये करना है, ठीक है, एंड यू आर टेकिंग कि 3-4 ईयर्स डाउन द लाइन में ये करूँगा, और अगर कोई ग्रोथ कैपिटल मिल जाएगी तो आई कैन डू इट फास्टर, ठीक है, तो आपको आईपीओ लाना चाहिए, इक्विटी रेज करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, एक देखो डेट ले लेके करते रहो आप, उसकी एक लिमिटेशन है, प्लस आई बिलोंग टू एमएसएमई सेगमेंट राइट नो, तो एमएसएमई सेगमेंट में डेट के लिए भी कोलेटरल चाहिए, ठीक है ना, तो कोलेटरल भी कब तक दोगे आप? So this is a different route of funding entirely and it opens a lot of doors. Just funding नहीं, लेकिन in terms of visibility of the company, in terms of the network reach that you get, being a listed company, ठीक है, वो जो 2 एडवांटेज मिलती है ना आपको, that is the reach, visibility and the network, वो आपकी ग्रोथ में फर्दर हेल्प करता है. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फंडिंग. तो my personal opinion about this topic is कि every time is the right time if you have solid growth plans. Okay. ठीक है, and you have visibility कि इसके लिए इतना फंड लगेगा और इसको मैं यहाँ लगा के इतना आउटपुट ज़्यादा ला सकता हूँ. आपको एक सोर्स ऑफ फंडिंग ही तो मिल रहा है एक तरह से, तो आप इतना बढ़ा सकते हो, तो दैट इज़ राइट. लेकिन दैट बीइंग सेड, अगर आपके ग्रोथ प्लान बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हो, वही वाली बात कि मेरे को तो भाई 10 करोड़ साल कमाना है, शांति से बैठूंगा मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देन यू शुडंट गो फॉर आईपीओ. ओके. अगेन पीस ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट है कि हाल फिलहाल में हमने देखा कि ऐसे कंपनीज है जो 12 करोड़ के आईपीओ के लिए उन्होंने आईपीओ डाला 12 करोड़ के लिए और उनको मिला 4000 समथिंग, 400 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला. ओके. सो आई नो विच कंपनी यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके. सो जो सवाल यहाँ से है कि क्या अब भी जब भी आप लोग लिस्ट करते हैं कंपनी को, आप देखते कि राइट टाइम क्या है, या ऐसा कुछ है कि राइट टाइम पे ही लिस्ट करना है? जैसे कि आज के दिन लोग पागल है कि जैसे तैसे करके मुझे इन्वेस्ट करना है. सी, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जिस टाइम कंपनी की लिस्टिंग कराई थी उस टाइम पे बिल्कुल रॉन्ग टाइम था. ओके. ठीक है. अडानी हिंडनबर्ग वाला हुआ था आई थिंक 9th और 10th Jan 2023. उसके बाद से मेरे आईपीओ तक, माय आईपीओ ओपनड अप ऑन 23rd March 2023. उससे पहले बजट का भी गिरावट चल रहा था. उन 2 महीने में एक भी आईपीओ नहीं आया था, ना एसएमई ना मेन बोर्ड. माइन वाज द फर्स्ट वन. अच्छा, इसमें और एक चीज चल रहा था, आई थिंक एलआईसी का भी कुछ आईपीओ का प्लान चल रहा था. हाँ, वो भी बैकआउट हुआ था आफ्टर द अडानी एंड हिंडनबर्ग केस. तो आप ये लगाओ, तो मेरे लिए तो राइट टाइम था ही नहीं. और उसके अलावा जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं, दे रूट देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू अदर पोर्टफोलियोज और दे विदड्रॉ ड्यूरिंग मार्च ईयर एंड क्लोजिंग. और मेरा आया था March 23rd 23 को, मतलब 2023 मार्च में लास्ट में. तो इट वॉज द लास्ट आईपीओ ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर. ओके. तो दोनों कंडीशंस मेरे लिए ऑड थी. ठीक है. और एक मज़े की बात और है, दिस आई केम टू नो रिसेंटली ओनली. BSc SME के जो हेड थे पहले, अजय ठाकुर जी, ही रिसेंटली गॉट आउट ऑफ BSc एंड ही रिलीज्ड अ बुक. मुझे भी ये फैक्ट नहीं पता, अक्टूबर में रिलीज़ करी उन्होंने अभी बुक. उसमें उन्होंने मेंशन करा हुआ है. मुझे अभी तक नहीं पता था ये दोनों चीज़ें. तो वाई आई वेंट फॉर दैट आईपीओ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे लगा दिस इज राइट टाइम फॉर माई कंपनी. मार्केट राइट रॉन्ग, देखो वही फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, आपका सब कुछ सही है, तो आप किसी भी टाइम जाओ, मार्केट विल सपोर्ट. तो मेडन के आईपीओ के आने के बाद आई थिंक 2023 में उसके बाद 150 से 160 आईपीओ आए हैं in the remaining 9 months of that calendar year. तो that was the case. तो एक वेव चली और 400 टाइम सब्सक्राइब भी हुआ आईपीओ, उससे भी ज़्यादा भी हो चुके हैं शायद अब 1-2 आईपीओस. तो वो सब कुछ हुआ, ठीक है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. अगेन वो इन्वेस्टर का क्या सेंटिमेंट चल रहा है, आई कांट कमेंट अबाउट दैट. लेकिन अगर आपकी कंपनी के लिए राइट टाइम है तो आईपीओ लाओ. अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी है कि इन फंड से मैं मैक्सिमम आउटपुट कैसे ला सकता हूँ, एंड यू कैन टेल दैट स्टोरी टू द पब्लिक
एंड लेट देम डिसाइड, तो आपको उस टाइम पे राइट टाइम में आईपीओ लाने का। मार्केट तो देखो अप है, डाउन है, अप है, डाउन है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, उनके लिए ये पॉइंट ये है कि वो जानना चाहते हैं कि कोई भी आईपीओ, अब जब कोई आईपीओ आता है, कोई कंपनी लिस्ट होता है पहली बार, तो हमारे पास टेक्निकल तो कुछ होता नहीं है। हमें जानना है कि ये हमारे लिए सही होगा या गलत होगा। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या पैरामीटर होना चाहिए कि हमें इसमें प्लान करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वैल्यूशंस की ही बात है ना। सो हमें कैसे ये जानना चाहिए कि अच्छा चलो कंपनी ये सही होगा हमारे लिए। सी दिस इज मच मोर लाइक, उस टाइम पे देखिए जब DRHP फाइल करा जाता है कंपनी का, विच इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट बिफोर द IPO, पीपल शुड रीड दैट डॉक्यूमेंट। बहुत मोटा डॉक्यूमेंट होता है, लोगों के पास जनरली टाइम नहीं होता, बट इट इज़ वेरी वास्टली अवेलेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच इट इज़ अबाउट टू लिस्ट, ठीक है, और उनकी वेबसाइट पे भी होता है कंपनी के। और उसमें फंडामेंटल्स, अगेन प्रोडक्ट क्या बेच रहा है, क्या आगे होने वाला है, क्या इन फंड्स का यूटिलाइजेशन करने वाले, ये सब पैरामीटर्स बहुत स्ट्रांगली पढ़ने चाहिए, फंडामेंटल्स सारे जो हो गए, ठीक है। उसके अलावा 3 साल की परफॉर्मेंस उसमें होती है DRHP में, लास्ट 3 ईयर्स की। तो आप देख सकते हो कि क्या पैटर्न रहा है, एक जनरल पैटर्न। मैं ये नहीं कह रहा कि पिन पॉइंट करके आप वो देखो कि प्रॉफिट कैसे है, एंड देन A को B से मिलाओ, दैट इज फंडामेंटल्स को उस टाइम जो टेक्निकल है उससे थोड़ा सा मैच करो। क्योंकि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डे टू डे जो आपकी कंपनीज के आप शेयर्स खरीदे हैं, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर द IPO केस। तो उन दोनों को, टेक्निकल को और फंडामेंटल को थोड़ा सा कोरिलेट करो, एंड देन कम्स इंटेंट या बिहेवियर ऑफ द कंपनी इन द पास्ट, जो भी डेटा अवेलेबल है आपके पास उसके बेसिस पे। तो जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ, मैं बहुत कैंडिडली बता रहा हूँ थ्रू दिस पॉडकास्ट, आई कमिटेड सर्टेन थिंग्स विच आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर टाइमली लास्ट ईयर। ओके, जो मैंने कमिट कर दी, जबकि मैंने ओवर नहीं करा था। सर्टेन मार्केट सर्कमस्टेंसेज जो स्टील इंडस्ट्री के थे वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहे थे, मतलब डिमांड लेवल्स वर टू लो ओवरऑल। अभी लास्ट 6 मंथ्स में जितनी स्टील इंडस्ट्री के रिजल्ट्स आए, दे वर नॉट वेरी हाई और समथिंग, ऑलमोस्ट एट पार और लिटिल लोअर। तो मार्केट फोर्सेस ऐसे आ गए, लेकिन क्या है, इंटेंट यही है कि ग्रोथ करनी है। और आई टॉक टू, मतलब आई हैड लाइक जूम मीटिंग्स एंड कॉल्स विद इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर समझता है, जो मैच्योर इन्वेस्टर है वो समझता है, बिकॉज माई इंटेंट इज नॉट रॉन्ग, आई एम ट्राइंग, बट मार्केट सर्कमस्टेंसेस बिकेम टू वर्स्ट टू गो अगेंस्ट इट। लेकिन क्या हुआ, इंटेंट सही थी, तो आई रिकैलिब्रेटेड इट इन लास्ट 2-3 मंथ्स। बहुत ज़्यादा डेटा एनालिसिस करा कि कहाँ पे है कि हम अगेंस्ट मार्केट भी ग्रोथ कर सकते हैं, या जो कैपिटल हमारे पास फंड्स हैं उनको हम कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं कि किसी तरह से अगले 3 से 6 महीने में या 1 साल में जो हमने रिजल्ट्स को लूज़ करा है वो हम दोबारा से उसको 2 साल का इम्पैक्ट ला सकें ऐड ऑन करके। तो इंटेंट वहीं पे है, फोकस वहीं पर है। देयर इज़ नो अदर लाइन ऑफ बिजनेस जहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तो सोलो कंपनी है, ठीक है ना, मतलब एक लिस्टेड एंटिटी है, एक और है, लेकिन उसमें अभी हम डेवलपमेंटल स्टेज में हैं। तो फोकस सारा इसी पे है, एंड इंटेंट मेरी भी, जैसा मैंने बताया ना, मैं तो इसमें मेजर इन्वेस्टर हूँ, तो मेरी भी इंटेंट वही है कि वहाँ पे मेरा मैक्सिमाइज हो। तो आई थिंक फंडामेंटल्स कंबाइंड विद टेक्निकल एंड द बिहेवियरल जो अप्रोच रही है ना कंपनी की, तो उसको आप गेस कर सकते हो कि इस कंपनी की इंटेंट राइट है और ये ऐसे ऐसे जा सकती है। अभी करंट मार्केट में क्या सीन हो रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर है वो इंस्टाग्राम के थ्रू या अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू ये एकदम शॉर्ट में बताते हैं कि कंपनी क्या कर रहा है, क्या है क्या नहीं। क्या ये सही अप्रोच है आपका? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ओके, सो यही है, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया और 1 मिनट की वीडियो में पूरा कंपनी का अगर कोई एनालाइज करके दे रहा है तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक ऐसे इंसान कह रहे जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, ठीक है। ओके, तो बहुत सारे डिस्कशंस हम लोगों ने किया है, कंपनी कब लिस्ट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं माइंडसेट की, ठीक है, बिजनेस माइंडसेट कि बिजनेस माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो एक सवाल कि जब
कुछ लोग बैठते हैं, आपके जैसे और कुछ लोग जिनके लिस्टेड कंपनीज हैं, आपका डिस्कशंस किस टॉपिक में होता है? बहुत पर्सनल सवाल है ये। मतलब किस सेंस में आप पूछ रहे हो? मैं ये बताता हूँ कि जो यूथ है ना, आज के दिन अगर आप देखेंगे, जब वो बैठते हैं, जब वो डिस्कशंस करते हैं, तो उनके डिस्कशंस आपको एक स्टेज के बाद आपको लगेगा कि अरे इतना मतलब वो मैच्योर डिस्कशंस नहीं है, ठीक है। तो जब आप लोग बैठते हैं, आप लोगों का डिस्कशंस क्या होता है? आप लोग से आपका मतलब है मतलब कि मेरा मतलब है जो अदर प्रोमोटर्स, अदर डायरेक्टर्स, ठीक है, ओके, कि आप लोग क्या डिस्कशन करते हैं? क्या आपका भी वही डिस्कशन होता है कि अच्छा चलो ये है वो है ये कर रहे हैं, वो होता है ना चिल टाइप का, है ना? हाँ। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आज के दिन जब कुछ लोग बैठते हैं एक साथ, ठीक है, तो उनका विजन क्लियर नहीं होता, कुछ भी डिस्कशन चलता है। तो आप लोगों का जनरल डिस्कशंस क्या होते हैं? कि यार मैं बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। एक मेरे 5-6-7 दोस्तों का फ्रेंड्स ग्रुप रहा है जो मेरे नर्सरी से फ्रेंड्स हैं। ओके, ठीक है, मतलब इमेजिन कितने साल की दोस्ती हो गई, 30-32 साल की दोस्ती हो गई, ठीक है। एंड आउट ऑफ दो 6, 5 करेंटली आर बिजनेस ओनर्स, ठीक है। मेरे अलावा सारे जो हैं वो आइदर प्रोप्राइटरी रन करते हैं एंड दे आर मोस्टली इनटू ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एट अ गुड लेवल, डिसेंट लेवल, ठीक है। तो अच्छे ग्रोथ भी ले रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि जब तक हम लोग थे से 25, 26, 27 ईयर्स की एज के, क्योंकि मैंने तो 6th क्लास में सोच लिया था कि भाई बिजनेसमैन बनना है, और समवेयर वो शायद हो सकता है मेरी प्रॉब्लम हो कि माइंड वहीं अटका हुआ था, ठीक है। तो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्कशंस यही करने में मज़े आते थे कि यार बिजनेस ऐसे जाएगा वैसे जाएगा। हो सकता है उस टाइम पे मैं भी इमेच्योर बिजनेस के मतलब कहीं जा नहीं रहा विजन, लेकिन करता हूँ। लेकिन उसको करते करते क्या हुआ, प्रैक्टिस हो गई, फॉर्म हो गया एक विजन, ठीक है। समवेयर बिजनेस इज ऑल्सो लाइक दैट, कि उसमें आपको कई बार क्या होता है कि आप कर रहे हो कुछ चीज़ और आपको समझ आता है यार रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो आप सडनली चेंज कर देते हो कुछ उठा के, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो सेम गोज देयर एंड दे यूज टू गेट बिट इरिटेटेड फ्रॉम मी, क्योंकि वो लोग नहीं करते थे, दे वर आउट ऑफ कॉलेज एंड दे स्टार्टेड डूइंग जॉइनिंग देयर फैमिली बिजनेस या अपना जो भी करा, दे स्टार्टेड इट लेटर ऑन 26, 27 की एज में। तो 24, 25 तक वो सब मुझसे इरिटेट होते थे। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि जब मिलते हैं तो देखो ओकेजन अलग अलग होते हैं, ऑब्वियसली इफ़ यू आर मीटिंग विद फैमिली तो आप सबको बोर नहीं करोगे, तो चिल वाले डिस्कशंस होते हैं। एंड इफ़ वी आर मीटिंग स्पेसिफिकली कि ओवर द लंच या डिनर एंड वी आर ओनली द बिजनेस ओनर, तो ऑटोमेटिकली वो जो डिस्कशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पहुंच जाते हैं कि यार आगे और फर्दर ग्रोथ कैसे करी जाए। या क्या होता है ना, कई बार आप थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव लेते हो, या मैं कहो आप ऐसों के साथ बैठा हूँ कि जो 2-3 कंपनीज चला रहे हैं, या फिर दे आर हार्ड कोर बिग इन्वेस्टर्स, ठीक है, सब बैठे हैं ओवर द ड्रिंक्स रात को या डिनर पे बैठे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करी जाती हैं। एक तो यार क्या चल रहा है ये तो 5-10 मिनट में ख़त्म हो जाता है जब आप रेगुलरली किसी से मिल रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है पॉसिबिलिटीज़ कुछ उनके में चल रहा है नया, कुछ मेरे में चल रहा है नया, देन वी एक्सप्लोर कि यार इसमें ये करा जा सकता है। आइदर वी सजेस्ट ईच अदर कि यार ये कर लो इसमें, क्योंकि एक थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, तो दैट इज हु इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। तो उसमें ना एक नई पॉसिबिलिटी या तो उसको हेल्प हो जाएगी या मुझे हेल्प हो जाएगी, या फिर कुछ अलायंस निकल आएगा, यार ये मिलके करते हैं, इसमें कुछ निकल सकता। मोस्टली डिस्कशंस आर अबाउट एक्सप्लोरिंग द फ्यूचर ग्रोथ। ये सवाल करने के पीछे मैं कारण बताता हूँ। मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ या जहाँ से मैं आया हूँ, जब मैं ट्रेडिंग करता था, इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस करता था, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, ठीक, हर कोई इसमें ही फोकस करता है। मैं भी ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में मैक्सिमम लोग जो हैं वो नेशन को सर्व कर रहे हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, साइड टॉपर हैं मेरे घर में, दे आर वेल एजुकेटेड, ठीक है। तो अर्ली एज में एकदम जब मैं डिस्कस करता था इन्वेस्टिंग के बारे में, लाइक कौन इसमें डिस्कस करे, हमें तो प्लान करें कहाँ घूमने जाना है, ठीक है। तो वो जो मैंने फील किया कि अरे
जब आप वो डिस्कशंस करते हैं आपका सर्कल छोटा हो जाता है धीरे धीरे करके, एकदम छोटा हो जाता है, कोई रहता ही नहीं आपके पास बात करने के लिए, किससे आप बात करेंगे, क्योंकि वो माइंडसेट मैच ही नहीं होता है ना, आपको पता नहीं होता, लेकिन वो आपको एक टाइम के बाद पता चल जाता है कि वो बंदा बोर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है ना। तो ये सवाल करने के पीछे पहला कारण तो ये था कि मैं जानना चाहता था कि अभी क्या चल रहा है, जब आप डिस्कस कर रहे हैं किसी के साथ, कि जब आप बैठते हैं आप किस बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको एक हेल्दी कन्वर्सेशन चाहिए, अगर आपको कुछ करना है, तो आपको कैसे कैसे लोगों के साथ बैठना है, ठीक है। तो ये जो मैंने सवाल किया, इसमें मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूँ। आज के दिन जो यूथ देख रहे हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, जो कुछ करने की सोच रहे हैं, शायद वो भी इसी चीज़ से गुजर रहे होंगे आज के दिन। मान के चलिए आज के दिन कोई फाइनेंस के बारे में सोच रहा है, देख रहे हैं, और उसका एज है 20-22 साल, हमने नहीं सोचा था 20-22 साल में, मान के चलिए। तो अगर वो ऐसा कुछ फील कर रहा है तो आप सही डायरेक्शन में ही है, राइट, आप सही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्शन गलत है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में। एक तो ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट में ये सवाल करने के पीछे ये भी एक कारण मेरे पास है कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आपके जो सराउंडिंग लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके जैसे ही होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसी वजह से आपसे मैंने ये सवाल किया कि जब आप ये लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मैंने मतलब हाल फिलहाल में 2-3 सालों में बेसिकली यू कैन से, जब से मैंने बिजनेस पूरा प्योरली खुद करना शुरू करा, व्हाट आई रियलाइज इज हमेशा उन लोगों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करो। आई एम सेइंग मैक्सिमम, सबके साथ करो, अपनी फैमिली के साथ करो, फ्रेंड्स के साथ करो, लेकिन जब उनके साथ हो ना, ये सब चीज़ें मत डिस्कस करो, जिसका जो इंटरेस्ट है, या फिर सिर्फ चिल करो, ठीक है। लेकिन आपको जो अल्टीमेटली अब करना है ना, नेक्स्ट अगले 1-2-3 साल में, और जो वो चीज़ कर चुका है उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको क्रिकेटर बनना है तो व्हाट वुड बी बेटर, सचिन तेंदुलकर के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर जो है किसी अमित शाह जी के साथ टाइम स्पेंड करना? व्हाट वुड बी बेटर? Obviously. बड़े तो दोनों हैं, अमित शाह जी भी बहुत बड़े हैं और सचिन तेंदुलकर जी भी बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको तो क्रिकेटर बनना है, तो आप किसके साथ टाइम स्पेंड करोगे? सो दैट्स द सिंपल गेम। क्रिकेटर बनना सचिन तेंदुलकर ही सिखाएंगे, बिल्कुल। और वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप कहोगे कि यार मुझे सचिन जी, मुझे ग्रेटेस्ट बैट्समैन बनना है, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आप नहीं बन सकते। अमित शाह जी तो हो सकता है आपके 2-3 स्ट्रोक्स देखें और कहें कि नहीं यार तुमसे ना हो पाएगा, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन सचिन जी कहेंगे कि यार बन तो सकते हो, लेकिन ये कमी है। बिल्कुल। तो आई थिंक जो आपको करना है नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स ऑफ लाइफ, 5 ईयर्स, जिसमें आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो या जिसमें आप एक लीडरशिप पोजीशन लेना चाहते हो, तो आई थिंक उस फील्ड के लोगों के साथ बैठोगे जो वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, तो आई थिंक दे वुड बी, वो बोर भी नहीं होंगे आपकी बात सुन के, इनफैक्ट आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दे के जाएंगे, और हो सकता है हैंड होल्डिंग ही कर दें। रिसेंटली मैंने एक स्टडी पढ़ा था, और इस स्टडी में कहा गया था कुछ ऐसे लोगों को, आई थिंक ये स्टडी हुआ था 58 आवर का एक स्टडी था, और आई थिंक कुछ 1100 लोगों के साथ ये स्टडी किया गया था। और उनमें क्या किया गया था कि कुछ लोगों को डिवाइड करके अलग अलग ग्रुप में रखा गया। एक ग्रुप वो हैं जो हाईली परफॉर्म्ड है, जो काम कर रहे हैं, हाई परफॉर्मिंग ग्रुप्स हैं, हाँ जी, उनके साथ रखा गया। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब आलसी है, बैठे हुए हैं, उतना और उनको बताया भी नहीं गया था वो कौन से ग्रुप के साथ थे। तो ये देखने को मिला कि जो लोग परफॉर्म्ड है, मतलब वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग रहे हैं उनके परफॉर्मेंस में 35% का इंक्रीज है। बिल्कुल, सॉरी आई थिंक 15% का, सॉरी हाँ कुछ ऐसे ही है वो। 35% उनमें और उनमें 5-10%। हाँ, स्टडी मैंने भी पढ़ी है। तो उनमें कोई ग्रोथ नहीं। तो इसी वजह से मैंने ये सवाल किया आपसे कि कितना इम्पोर्टेंट है ग्रुप, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? मतलब ग्रुप कितना इम्पोर्टेंट है, कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किस ग्रुप में आप बैठ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप पूरा टाइम उसी ग्रुप के साथ लगा, तो जैसा मैंने बोला फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको उस मेंटल जोन से थोड़ी देर का ब्रेक भी चाहिए होता है। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ ना, तो जैसे मेज़ होता है ना, जो भूल भुलैया होता है, उसमें जब आप अंदर बैठ के ढूंढ रहे होते हो,
तो आप घूमते रहोगे, मिल तो जाएगा बाहर का रास्ता, लेकिन शायद हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, और सडनली आपको जो है कोई हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर से दिखा दे, तो आप कहोगे भाई इतना इजी तो था, मुझे मिल क्यों नहीं रहा था। तो कई बार आपको दिमाग को आपको बाहर लाना पड़ता है उस चीज़ से। जैसे मैं करता हूँ यूजुअली 7-7:30 में ना रीच हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता पूरी तरह से, लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स मैं बिल्कुल जो है मोबाइल को अलग रख देता हूँ, एंड आई डोंट थिंक अबाउट वर्क एट ऑल। क्योंकि वो जो रात का, यार पुराने टाइम में महाभारत का युद्ध भी जो है सूरज के ढलने के बाद खत्म हो जाता था, अगले दिन सुबह रिज्यूम होता था। वो क्यों करा जाता था? वजह थी उसकी कि रात को जो है ना, हम एक दूसरे का सर नहीं खपाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे, रात में अपने माइंड को बाहर निकाल लेंगे और कल नई स्ट्रैटेजी के साथ लड़ेंगे। ठीक है, तो यही मैं अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस में करता हूँ कि जाने के बाद आई ट्राई। देखो यार, बीइंग एंटरप्रेन्योर कई बार ऐसा होता है कि आप 3-3 रात तक काम कर रहे हो, 10 बजे तक, 11 बजे तक, यू आर आउट ऑफ स्टेशन, आप जो है आउट ऑफ इंडिया हो, तो वहाँ तो बैक टू बैक काम चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन व्हेन आई एम इन माई होम टाउन वर्किंग, ठीक है, ऑफिस और घर मेरा पास पास है, तो जब वहाँ कर रहे हैं तो आई हैव अ रूल काइंड ऑफ अ थिंग कि 7:30 बजे के बाद माइंड को टर्न ऑफ कर दो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ करो, व्हाटएवर यू फील यू नो नाइस डूइंग, और फिर अगले दिन सुबह। तो इसलिए कंपनी दोनों तरह की, जो आपका वर्किंग आ रहा है या उसके बाद भी, इफ़ यू आर इन अ यंगर एज, जो मैंने बोला कि सिंगल लाइफ में, और वो उसके बाद भी हफ्ते में 3-4 दिन उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन डू गेट आउट ऑफ दैट जोन, दैट इज़ माई पर्सनल एडवाइस। लेकिन मैक्सिमम टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करो जो आपको कुछ सिखा सकते हैं। चलिए, माइंडसेट के ऊपर एक सवाल है। मैक्सिमम जो फाउंडर्स हैं, सीईओ हैं, वो सजेस्ट करते हैं बुक पढ़ो। आपके लाइफ में बुक का कोई रोल रहा है? मैंने आपको बताया ना, बायोग्राफीज में बहुत पढ़ता हूँ, ठीक है। मतलब ये मेरी पर्सनल लाइकिंग है कि मैं नॉवेल्स वगैरह नहीं पढ़ पाता, बट सेल्फ हेल्प बुक्स, आपका बायोग्राफीज, ये सब मैं बहुत पढ़ता हूँ। एंड अगेन, जैसे मैंने आपको रात का टाइम बताया कि ऑफिस से जाने के बाद, तो यूजुअली आई ट्राई कि मिनिमम 20 मिनट्स तो मैं बुक को दूं, क्योंकि वेयर आई रीड, आई डोंट टेक माई मोबाइल फ़ोन और एनीथिंग डिजिटल वाला जो होता है ना, वो नहीं ले जाता, क्योंकि दैट इज़ द टाइम कि जहाँ पे आपका माइंड समवेयर रीसेट हो जाता है। वो रीसेटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड से घुस चुके हो ना आप उसमें, कि आपके पास 24/7 लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ है, आप हर जगह मोबाइल और वो ले जा रहे हो, तो उसमें क्या आपकी क्लियर थिंकिंग नहीं हो पाती। क्योंकि आपने बोला कि इतने एंटरप्रेन्योर्स हैं और वो सब हैं, वो बुक रीडिंग के साथ आप एक और चीज़ नोटिस करो, बिल गेट्स साल में 1 महीने के लिए ही गोज विदाउट हिज मोबाइल, लैपटॉप, एनीथिंग इन हिज आउट हाउस, बाहर एक उनका सेट हो रखा है लोकेशन। सो समवेयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रीसेटिंग द माइंड, स्पेशली हर किसी के लिए, स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स के लिए इसलिए ज़रूरी है, वही वाली मेज़ वाली बात, कि अंदर इतना घुस जाता है आदमी, जब पोजीशंस होती है ना, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि क्रिटिकल है, या रिस्क ले लिया है, अब इसको पूरा करना है, तो जब आपने उसको पार कर लिया ना, उसके बाद एक बार ज़रूर आपको रिक्वायर्ड होता है कि माइंड को अब रीसेट करो, वरना आप एक ही डायमेंशन से, एक ही वे में अपनी थिंकिंग को सोचते रहते हो और उसी हिसाब से स्टेप्स लेते रहते हो। तो चाहे वो बुक रीडिंग हो, चाहे यू आर स्पिरिचुअल, ठीक है, मोस्टली होते हैं एंटरप्रेन्योर्स स्पिरिचुअल, ठीक है, जितनों को मैं जानता हूँ, मैं खुद भी आई बिलीव इन दैट स्ट्रांगली। मतलब मेरा सुबह का भी ये शेड्यूल है, 30 मिनट्स की मेडिटेशन मेरी कहीं नहीं जाती। आई डोंट प्रे अ लॉट, ठीक है, रिलीजियस नहीं कह रहा हूँ मैं बिल्कुल भी, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, कि टू कनेक्ट विद माई सेल्फ, टू नो वॉट माई माइंड इज़ थिंकिंग। तो बुक रीडिंग से भी वो समवेयर होता है, बहुत लोगों के लिए, मुझसे कहीं ज़्यादा होता है। मेरे को बुक रीडिंग से एक रीसेट तो मिलता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिनको रीडिंग से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो इट्स अ वे जिससे आप लर्न भी कर रहे हो, नॉलेज भी ले रहे हो, एंड यू आर गेटिंग आउट ऑफ दैट
हसल वाला जोन की भागा दौड़ी वाली लाइफ, तो उससे एक एग्जिट होता है वो कुछ टाइम के लिए। सो ये जो दो सवाल है ना, ये मेरे पर्सनल सवाल है, क्योंकि रिसेंटली मैं कुछ कंपनी के बारे में प्लान कर रहा हूँ, कुछ कंपनी को लेके काम कर रहा हूँ। सो एकदम अर्ली स्टेज है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि किस स्टेप के बाद किसको करना चाहिए, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। आई गेस कि बहुत सारे लोग उस पार से भी देख रहे होंगे जो सोच रहे कि मेरे माइंड में ये तो है, लेकिन इसका आउटपुट अगर मुझे निकालना है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या करना है, किस फेज से आगे जाना है। पहला मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल है सेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि किस सेक्टर में बेस्ट पोटेंशियल है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर 15 ईयर अगर मैं प्लान करता हूँ, तो कौन सा सेक्टर है जिसमें मुझे जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम उस फील्ड से है ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस फील्ड में कुछ हो सकता है ना। जैसे कि मुझे लगता है एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो ज़मीन जिस हिसाब से कम हो रहा है, आप अगर इस फील्ड के कुछ भी करते हैं तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, आज के दिन अगर आप देखें, हमारे जो पहले जनरेशन्स थे वो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड थे, हम नहीं हैं, हम थोड़ा सा मॉडर्न हो चुके हैं। पर मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना है, और आप कुछ भी कर लीजिए, वो नीड जो है वो आने वाले दिनों में और इंक्रीज होगा, आपको वो फुलफिल करना ही है। तो आपने मुझसे 2 सवाल पूछे हैं, ठीक है। द थिंग इज, जो मैं आपका जस्ट समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन का, कि अगर कोई बिजनेस हमें चूज करना है कि हमें कौन सा करना है, तो एक तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, शायद आपका ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। किस सेक्टर में करें, दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको सबसे पहले तो यही देखना है कि 10 ऑप्शन हैं अगर, तो उसमें से एक पहला जो मतलब बेस्ट बैठ रहा है, हर एक का प्रोज एंड कॉन्स देखना है हमें, ठीक है। क्योंकि क्या है, जब स्टार्ट कर रहे हो आप, अगर आप 5-6 चीज़ें इकट्ठा स्टार्ट कर दोगे, एक सपोजिंगली एग्रीकल्चरल फील्ड से हो गया कोई सा चीज़, एक स्टील से हो गया, एक B2B कॉमर्स से हो गया, अगर आप 3 चीज़ें स्टार्ट करोगे और कोशिश करोगे कि मेरे माइंड में तीनों चीज़ों पे मैं अलग अलग फोकस कर लूँगा, कुछ नहीं होगा, रायता फैल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस बहुत अच्छे से करोगे, 100% करोगे, तब वो चीज़ जो है, चांसेस हैं कि हायर स्पीड पे ज़्यादा जल्दी वहाँ पहुँच जाएगा। एक बार आप उस लेवल पे पहुँच गए, देन गो फॉर सेकेंड अपॉर्चुनिटी, माई एडवाइस वुड बी दैट। ठीक है, तो पहले तो हमें एक ही चीज़ पे फोकस करना है। अब रही बात कि वो सेलेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो अब जैसे आपने एग्रीकल्चर वाला मुझे कहा, सबसे पहले शांति से बैठ जाओ, 1-2 दिन कहीं हॉलीडे पे चले जाओ, घर पे बैठ जाओ रूम बंद करके, पेन पेपर लो, जो 5 आइडिया, 8 आइडिया, 10 आइडिया दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरी पर्सनल टिप है, मैं ये नहीं करता कि स्टार्टअप्स कौन से करूं या बिजनेस कौन से करूं, लेकिन जब भी बिजनेस में ऐसा होता है ना कई बार कि यार 4 अपॉर्चुनिटीज़ आ रखी हैं और बैंडविड्थ एक को लेने की है, या मुझे इसमें से एक पे फोकस करना है और चारों बड़ी टेम्पटिंग लग रही होती हैं, तो उस टाइम पे ये ट्रिक यूज़ करता हूँ कि आराम से शांति से, संडे का दिन है, घर पे अकेले बैठ जाता हूँ 4-5 घंटे रूम बंद करके, और पेन पेपर निकालता हूँ, हर एक को लिखना शुरू करता हूँ, हर एक के जो प्रोज एंड कॉन्स आ रहे होते हैं वो लिखना शुरू करता हूँ, एंड सपोर्टेड बाय अ लैपटॉप, ठीक है, कि जिसमें मैं जो भी मुझे उस टाइम पे फैक्ट्स चेक करने हैं वो मैं कर सकूँ। आज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो वो फैक्ट्स चेक करें, फिर एक खुले माइंड से, चाहे एक दिन का ब्रेक ले लिया लिखने के बाद, अगले दिन मैं दोबारा रीचेक करता हूँ, रिविजिट करता हूँ और फिर सोचता हूँ, ठीक है। एंड जो उन 4 में से बेस्ट लग रहा होता है, सी सेक्टर, आप 10 साल की 15 साल की जो रिपोर्ट की बात कर रहे हो, आज इतना ज़्यादा डायनेमिक एनवायरनमेंट हो चुका है आफ्टर द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, ये 2 चीज़ों ने हर चीज़ की पेस को बढ़ा दिया है। प्लस द थर्ड इज स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो हर कोई कह रहा है कि हम डिसरप्शन कर रहे हैं, ठीक है। आज कोई डिसरप्शन आया, वो 2 साल चलेगा, 2 साल बाद पता चला उसको डिसरप्ट करने के लिए कोई आ गया, बिल्कुल, ठीक है। तो इन 10 साल, 15 साल, 20 साल की रिपोर्ट्स की कितनी वैलिडिटी है, वी कांट कमेंट ऑन दैट राइट नाउ। हाँ, लेकिन आप अगर किसी, मतलब दिस विल बिकम अनदर टॉपिक, कि
हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि ये क्या इस कमोडिटी को या इस चीज़ को रिप्लेस करा जा सकता है इजीली। फॉर एग्जांपल मैं स्टील इंडस्ट्री में हूँ, साइक्लिकल इंडस्ट्री है, ऊपर नीचे होती है, प्राइसिंग ऊपर नीचे होती है। अच्छा, ये एक पेंडिंग सवाल मेरा रह गया, मैं कोई नहीं, इसी में मैंने एक थोड़ा सा तो जस्ट दे देता ना, तो आप जो है प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन स्टील की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। तो दैट इज़, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो समवेयर हो सकता है मेरे माइंड सेट उससे बायस्ड हो, इस सोच से। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट वही, हाँ, अब सेकंड आता है कि उसमें प्रॉफिट हर सेक्टर में आप कमा सकते हो। 10-15 साल की रिपोर्ट पे जाने का आज की डेट में कोई यूज़ नहीं, गाइडलाइन ले सकते हो आप उससे, और फिर आप सोचो कि इन 4 में से आपको शायद खुद से ही सवाल पूछना है कि इन 4 में से बेस्ट कौन सा है, और उस पर फोकस करना है। और ये भी देखना है कि क्या मैं इस चीज़ को, अगर ये 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन फिर भी मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि चौथे साल देगी, तो क्या मैं उसके पीछे लगा रहूँगा? तो आपको ये अपना माइंडसेट क्लियर करना है। तो इसीलिए मैंने बोला, आपको कोई और जवाब नहीं देगा इस चीज़ का। अगेन, आप किसी और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से पूछोगे, दे विल गिव यू अ वेरी फेयर ओपिनियन। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये सचिन तेंदुलकर से बोलोगे कि मुझे बल्लेबाज बनना है वर्ल्ड का बेस्ट, वो ये कहेंगे कि ये सही कर लो, ये गलत कर लो, ऐसे कर लो। तो उस आदमी से पूछो जो वो कर चुका, तो उसके पास जाके बोलोगे तो दे विल गिव यू गाइडेंस, ठीक है। और बाकी सारे जवाब जो मिलेंगे वो आपको खुद से मिलेंगे जब आप शांति से अकेले में सोचोगे और पेन पेपर से चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली लिख दोगे, तो आपको आंसर वहीं से मिलेगा कि मुझे कौन से सेक्टर पे जाना है एंड कौन सा बिजनेस करना चाहिए और किसके लिए मैं कमिटेड रह पाऊँगा। जैसे कि क्या आप वो एडवाइस करते हैं, हाल फिलहाल में मैंने देखा था कि आपको अगर बहुत है ना मेला लगता है, अगर आपको मेले में जाना ही है तो उन जगहों में जहाँ पर बिजनेस रिलेटेड मेला हो रहा है, जैसे कि चाइना में होते हैं या अदर किसी जगह में हो रहे होते हैं, तो क्या उनका एक्चुअल में कोई बेनिफिट है? क्या यूथ जो है उनको ये चूज़ करना चाहिए, जो ये सोचते कि मैं बिज़नेस करूँगा, क्या उनको यहाँ पर विज़िट करना चाहिए? डेफिनेटली, अगर आप जिस बिज़नेस में जाने की सोच रहे हो या जा चुके हो, घुस चुके हो, अगर उस बिज़नेस से रिलेटेड कोई फेयर हो रहा है, मस्ट गो एक्सपीरियंस है। हमारी कंपनी खुद जो है 2014 से जर्मनी में एग्जिबिट कर रही है वायर एंड ट्यूब, जो हमारी लाइन का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है वर्ल्ड का। हम लोग एज अ एग्जिबिटर पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे, ठीक है। जबकि मेरा 2014 में कोई एक्सपोर्ट भी नहीं था, ठीक है, बट वी हैड द कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड बैकिंग, तो हम लोग कर रहे हैं, विजिबिलिटी बना रहे हैं, धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स भी शुरू हो गया। फिर ऐसे करते करते आई थिंक 2018-19 में शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन 2 साल में एक बार होता है, हम करते हैं। उसके अलावा आई पर्सनली विजिट अ लॉट ऑफ फेयर्स, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर टर्की में विजिट करा, यूएसए में विजिट करा। द रीज़न बीइंग, जब आप जाते हो वहाँ पे देखते हो क्या क्या चल रहा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी जैसे अभी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन नहीं कि कौन सा बिजनेस करूँ, कैसे करूँ, तो वहाँ जाके क्या दिखता है कि यार ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, और आपको सब कुछ बड़ा टेम्पटिंग सा लगता है, ठीक है। उसके ऊपर से जो आपको वहाँ कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, बिजनेस को अगर बड़ा करना है, पैसा चाहिए आपको, ठीक है, आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए आप बताओ? पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, कनेक्शंस चाहिए। अब अगर कनेक्शन है तो पैसा भी आ जाएगा ना। हाँ, कनेक्शन है तो पैसा भी, अगर कनेक्शन है तो नॉलेज भी आ जाएगी ना। हाँ, तो वो पेशेंस भी होना। आपको बिजनेस के लिए जो भी चाहिए उसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज योर नेटवर्किंग एंड कनेक्शंस। तो एग्जीबिशन में जाके आपको क्या मिलेगा? ओके, कनेक्शंस। एक्चुअली इस साल हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग चाइना विजिट करेंगे, ठीक है। हमारा 2025 का प्लान ही वही है कि हम विजिट करेंगे जितने भी वो मेला लगता है बिजनेस का। मैं बोल रहा हूँ जितने भी लगते हैं मत जाओ। अच्छा, बी स्पेसिफिक। जो मैंने पहला आपको आंसर दिया कि पहले तो ये तय करो बिजनेस करना कौन सा है, उसका जवाब आपको लोगों के बीच जाके उतना नहीं मिलेगा जितना अकेले में मिलेगा, ठीक है। कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, खुले माइंड से सोचो, बायस्ड माइंड से नहीं, खुले दिमाग से सोचो। फिर जो बिजनेस तय करा है
उससे रिलेटेड जो एग्जीबिशन है उसमें जाओ। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिक जाने जो मुझे भी टारगेट स्पेसिफिक कि यार ये धंधा करना है तो इसको लेट्स एक्सप्लोर। क्योंकि क्या है, देखो, एक तो हो गया फाइनेंशियल फैक्टर। अगर आप जगह जगह जाओगे, साल में आप 10 एग्जीबिशन चले गए तो फाइनेंस आपकी कॉस्टिंग आती है उसकी अच्छी खासी, एंड यू विल बी पेइंग दैट। बट उससे ज़्यादा वैल्यूएबल है टाइम फैक्टर। टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। तो अगर आप 10 एग्जीबिशन में 10 अलग अलग लाइन के एग्जीबिशन में जा रहे हैं तो पहली चीज़ तो कुछ एग्जीबिशंस में शायद आप ब्लैंक होंगे, क्योंकि आपको ना प्रोडक्ट के बारे में पता, ना कुछ पता, ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस चीज़ में। तो इससे बढ़िया ये है ना कि सारे एफर्ट्स जो है एक ही डायरेक्शन में लगाए जाए कि हमने डिसाइड कर ली ये बिज़नेस करना है। उसके भी शायद अगर आप देखोगे इंडिया और ग्लोबली जो भी आप सर्च करते हो कि फाइनलाइज करते हो कि भाई ये वाला आइडिया पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके भी मेरे ख्याल से 6-7-8 एग्जीबिशंस होंगे साल में। तो वहाँ जाओ। जैसे हमारा आयरन एंड स्टील में कम से कम हर साल, अगर ग्लोबली बात करूँगा, कम से कम 50 एग्जीबिशन लगते हैं। फिर हम कैटेगराइज करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के कौन कौन से हैं। इंडिया में ही उसमें से 7-8 हैं, तो एटलीस्ट उसमें तो जाओ। चलो ग्लोबल मत जाओ, उसमें विजिट तो करो। मैं नहीं करता तो मेरे मार्केटिंग वाले करते हैं। क्यों? कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, नेटवर्क मिलेगा। क्योंकि नाउ आई एम इन अ पोजिशन वेयर आई एम हैंडलिंग अ लॉट ऑफ पीपल। तो अगर कोई ऐसा एग्जीबिशन है जहाँ मैं नहीं जा पा रहा तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि आदमी जाएगा हु इज़ स्मार्ट है ना, हु नोज की व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, तो वो जाएगा। उस जगह पे सब जाते हैं साथ में। तो पहले फोकस करो, राइट डाउन करो कि कहाँ पे हमें स्ट्राइक करना है और उसी पे फोकस एग्जीबिशंस में जाओ। क्योंकि वहाँ से उसी लाइन में जो आप सोच रहे होंगे ना, हो सकता है आप जब जाओ तो किसी और थिंकिंग के साथ जा रहे हो कि मैं ये करने वाला हूँ, और जब वापस आओ तो कौन, नहीं यार मैं तो गलत कर रहा था, दूसरी चीज़ करनी थी, ये अपॉर्चुनिटी तो उससे बड़ी है उसी लाइन में। तो एग्जीबिशंस विजिट इज़ मस्ट। चलिए, अब जो सवाल है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, ठीक है। हमने पहले कंपनी के बारे में जाना, तो कैसे क्या करना होता है, उसके बाद हमने जाना माइंडसेट के बारे में। अब हम जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल कुछ चीज़ है। सबसे पहले तो मनी मैटर करता है। सबसे पहला तो पैसा ही मैटर करता है। ओके, व्हेन यू आर स्टार्टिंग, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए पर्सनली उस टाइम पे वही मोटिवेशन थी कि भाई इतना पैसा कमाना है, ठीक है। अब क्या हो गया है, पैसा आज की डेट में अगर मैं राइट टर्म्स में बोलूँ ना, इट्स अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप जैसे वजन किलो में करते हो, ठीक है, तो आई बिलीव समवेयर नॉट फुल्ली बट 50% सक्सेस का मेजरमेंट आज की डेट में पैसा है। या वो ये मतलब यहाँ पर दो चीज़ मुझे याद आ रहे हैं। जैसे कि जब कभी भी हम किसी को पूछते हैं ना कि आप क्या करते हैं, मतलब चलो एक मिनट मैं आपको यहीं पे होल्ड करता हूँ। बिल्कुल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस? इलॉन मस्क। क्यों? पैसा ज़्यादा है। 400 बिलियन की नेटवर्थ है बिल्कुल, और उनकी 170-200 की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ कि वो मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। मैं अब इसमें मेरा कॉन्सेप्ट समझ लो, जब 1 बिलियन भी उनके पास आ गया होगा ना, नेटवर्थ भी बन गई होगी। मैं कह रहा हूँ बैंक में तो छोड़ दो, नेटवर्थ भी जब बन गई होगी तब भी उनको पैसे का कुछ नहीं करना था आगे, राइट। लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो आप यूज़ कर ही रहे हो ना। बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा, एक स्टेज के बाद मनी इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेरी कंपनी लिस्टेड है, अल्टीमेटली जो परसीव्ड वैल्यू होगी मेरी कंपनी की इन आइज ऑफ इन्वेस्टर और एनी थर्ड पर्सन जो इन्वेस्टेड नहीं भी है उसके लिए भी, वो कैसे निकालेगा? इतने का मार्केट कैप है। तो अगेन पैसा इज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे वजन किलो में होगा, हाइट सेंटीमीटर में होगी, वैसी सक्सेस जो है समवेयर रुपीज़ में या डॉलर में होगी। कुछ ऐसे बुक, क्योंकि आपने कहा कि आप बहुत सारे बुक पढ़ते हैं, कुछ ऐसे बुक जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिनको पढ़ के लोगों के ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएगा? यार इसमें मैं कुछ नया इनपुट नहीं दे पाऊँगा
ये बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी नेट पे बोलते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो फैक्ट है। एक तो थिंक रिच ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की, दैट हैज़ एक्चुअली बहुत माइन्यूटली, काफ़ी मतलब आप देखोगे तो काफ़ी मोटी बुक है एक तरह से, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है उसमें, एंड इट इज़ क्रिस्टल क्लियर अगर आप उसको ध्यान से समझोगे तो। दैट कैन चेंज लाइफ ऑफ मैनी पीपल, एंड पर्सनली आई नो मैनी पीपल जो उसी बुक पे बार बार री रीड करते हैं। मैं भी करता हूँ, ठीक है, तो री रीड करते हैं। एंड अगर मेरी पर्सनली पूछोगे तो मैंने तो भगवत गीता बहुत पढ़ी है। ओके। नॉट द भगवत गीता विद श्लोक एंड एवरीथिंग, बट उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो मेरे पास रहता है, ठीक है। एंड आई डोंट रीड इट एज अ रिलीजियस टेक्स्ट, आई रीड इट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स, बहुत सारी नहीं, मैक्सिमम सेल्फ हेल्प बुक्स, चाहे राइटर ने ना पढ़ी हो भगवत गीता, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उसी के लेसन्स घुमा फिरा के बता रहे हैं। बिकॉज इट्स द ओल्डेस्ट बुक, एवरी वन नोज कि जितनी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो ओल्डेस्ट है। तो आई रीड इट एज प्योरली कि व्हेन आई एम स्टक, क्योंकि उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं, एक कॉन्सेप्ट मैं बता भी देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो बहुत मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज नॉन डुअलिटी वाला, नॉन डुअलिटी, विच सेज कि क्रिएटर एंड द क्रिएशन आर वन एंड द सेम थिंग। और इफ यू आर नॉट एबल टू फील इट, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्ट कोट बट द इंटरप्रिटेशन व्हाट आई टेक फ्रॉम इट, एंड वॉट एवर इज, I'll repeat it, the creator and creation are one thing, and whatever lies between that is illusion. As in, अगर आप कहते हो हम भगवान की क्रिएशन है, ह्यूमन बींग्स, एक्चुअली वी आर ओनली द क्रिएटर, वी आर पार्ट ऑफ। क्यों? अब ध्यान से सोचो, क्या जो हम ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं वो कोई जानवर सोचता है, कोई पेड़ सोचता है? तो आपके पास अगर सोचने के लिए दिमाग दिया है भगवान ने, तो इसीलिए दिया ना कि आप आगे जाके क्रिएट कर सको। एक बुक है इसमें, और इसके एक और कॉन्सेप्ट से जो रिलेट करता हूँ वेस्टर्न बुक से, दैट इज़ होमो सेपियंस है एक बुक, और फेमस, ठीक है। उसमें पूरा वो 5000 साल का इतिहास है कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए फ्रॉम अ मंकी टू डू दिस एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, बहुत साल आगे। तो इवोल्यूशन के ऊपर है पूरी। तो उसमें भी ये लिखा है होमो सेपियंस में कि व्हाट हैपेंस इज ह्यूमन इज द ओनली स्पीशीज, जो बंदर से इंसान बने ना हम इवॉल्व होके, वो इसलिए बने क्योंकि ह्यूमन माइंड के पास क्या डिफरेंट था, दैट वाज इट कैन इमेजिन, इट कैन इमेजिन थिंग्स। तो अगर आपको भगवान ने, गॉड ने, या जो भी एक सेंट्रल पावर है, यूनिवर्सल पावर है, उसने अगर आपको ये इमेजिनेशन का टूल दिया है, तो इसीलिए दिया ना कि इमेजिन करो और फिर बनाओ, ठीक है। तो ही और शी क्रिएटेड यू, नाउ यू आर क्रिएटिंग अदर स्टफ। तो जो क्रिएटर और क्रिएशन है वो सेम है, दैट इज अस ह्यूमंस। एंड जो भी हम सोच रहे हैं ना, कि हम सोचते हैं कि यार सपने मत देखो, इमेजिन मत करो, ऐसा मत करो, सब कुछ इमेजिनेशन जो हुई है वही बना है। इलॉन मस्क वाला, जैसे ऑफ कैमरा भी हम लोग अभी बात कर रहे थे कि उन्होंने पहले सोचा कि भैया रॉकेट वापस आ जाएगा, नासा ने नहीं सोचा, इसरो ने नहीं सोचा, किसी स्पेस एजेंसी ने नहीं सोचा, न कर पाए। उन्होंने इमेजिन करा कि जी ऐसा हो जाएगा, जनता ने बोला नहीं हो पाएगा, फिर उन्होंने जनता को भी दिखा दिया। तो अभी क्या है? अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल। भगवान को मानते हैं आप? आई बिलीव इन वन सेंट्रल पावर। उसको आप भगवान नाम दे सकते हो, आप जो मर्जी नाम दे सकते हो, बट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सोर्स विच गिव्स अस ऑल एनर्जी। मतलब हम उसी के पार्ट है। जैसे सोलर सिस्टम है, सन इज़ द सेंट्रल सोर्स, हीट उसी से आती है, एनर्जी उसी से आती है, सब कुछ उसी से आता है। सो हर सिस्टम ऐसे ही बना होता है, कोई सा सिस्टम उठा लो आप दुनिया का। सो देयर इज़ अ सेंट्रल सोर्स। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि एक इंसान आज के दिन
एक ऐसे कंडीशंस में है कि वो शुरू करना चाहता है लेकिन वो सोच नहीं पा रहा कहाँ से शुरू करो। वो किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं लेकिन वो सोच नहीं पा रहा है कि कहाँ से शुरू करो, कहाँ से एक रीस्टार्ट करो, कुछ करना है। वो होप तो है। अब मैंने अमेज़ोन के फाउंडर का एक लाइन सुना था, उन्होंने कहा कि जो डिप्रेशंस है, जो एंजाइटी है, वो इसलिए नहीं आता कि आप नहीं कर पा रहे, वो इसलिए आता है कि आप कर नहीं रहे, हाँ, आप कर नहीं रहे। आप कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं रहे। यस, तब एंजाइटी और फियर आपके माइंड में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले आप भी ये कह रहे थे कि जो ये फियर है ना, वो एक इल्यूशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, जो आपने एग्जांपल भी दिया कि ऊंचाई में खड़े हुए हैं लेकिन वो हम सोच रहे कि गिर जाएंगे इसलिए डर रहे हैं, बिल्कुल। अदरवाइज डरने की कोई बात है नहीं, है ना। सो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो आज के दिन शुरू करना चाहते, एक जगह पे अटके हुए हैं कि नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होना चाहिए? मेरे पास भी बहुत सारे ये सवाल आते हैं कि मुझे स्टार्ट करना है, बिजनेस ही करना है, मैंने तो तय कर लिया है, लेकिन क्या बिजनेस करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं? फिर क्या होता है, यूजुअली मेरा रिप्लाई ये जाता है कि बिजनेस प्लान शेयर करो पहले अपना। पता है क्यों शेयर कहता हूँ मैं? वो सोचते हैं शायद मैं टरका रहा हूँ, या फिर वो अगला सवाल ही उठ के आता है कि भाई बिजनेस प्लान शेयर नहीं, अभी तो मुझे ये नहीं डिसाइड हो पा रहा कौन सा बिजनेस करूँ। सी, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। अकेले बैठो शांति से, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वट एवर इज योर टाइम फ्रेम, रोज 8-8 घंटे बैठो, 4 घंटे, वट एवर इज कंफर्टेबल। सबसे पहले उनको पेन पेपर पे लिखो, अपनी डायरी बना लो कि ये करना है। क्योंकि जब आप लिखोगे ना और खुद की सुनोगे तो आपको समझ आता जाएगा कि मैं यहाँ गलत हूँ, यहाँ सही हूँ, खुद कॉलिंग आएगी। क्योंकि जैसे आप पेन पेपर पे पढ़ते हो ना, कई बार होता नहीं है कि आप बोल रहे हो कि कोई चीज़ बोल गए, लेकिन जैसे ही लिखते हो तो वो बहुत स्टूपिड लगेगी, या तो लिखिएगी कि यार क्या लिख दिया मैंने। तो ऐसा हो जाता है। तो लिखने से बहुत क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो आप लिखो, उसमें से सेट करो। अब ये सोचो कि मैं आज ये क्यों नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इसमें क्या होना चाहिए, खुद लिखो। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया। अब स्टार्टिंग पॉइंट में क्यों नहीं कर रहा आज, उसकी क्या रीजंस है, घुमा फिरा के पता है क्या निकलेगा। आप हो सकता है कोई लिखेगा क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है, क्योंकि दूसरा वो लिख सकता है मेरी शायद नॉलेज अधूरी है, अभी मुझे लगता है और वर्कआउट करना है। ठीक है, एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अब बिजनेसमैन बनना है, आपने यही कहा ना, एंटरप्रेन्योर बनना है मुझे। ठीक है, तो कैपिटल नहीं है, क्या ये सिर्फ एक एक्सक्यूज नहीं है? ये तो बिजनेसमैन का काम है ना, कैपिटल लाना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेरी नॉलेज पूरी नहीं है, तो भाई टारगेट बनाओ कि मैं 3 महीने अगले रोज सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, मैं तो बहुत भी नहीं कह रहा, मैं 12 घंटे 15 घंटे नहीं कह रहा, मैं सिर्फ 8 घंटे कह रहा हूँ, मैं हर रोज बस इसी के ऊपर स्टडी करूँगा, या इससे रिलेटेड लोगों से मिलूंगा, उनसे मीटिंग सेट करने की कोशिश करूँगा, कॉल कर करके मैं सबसे मिल के आऊँगा, उनकी जो नॉलेज होगा वो लूँगा, नोट्स बनाऊँगा, जैसे आप कॉलेज में कोई असाइनमेंट करते हो। ठीक है, लेकिन डेडलाइन रखूँगा कि 3 महीने में जितनी नॉलेज मैं ले लूँगा उसमें मेरे को मैक्सिमम नॉलेज ले लेनी है, और फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा। क्योंकि आप स्टार्ट कर दिए एक्चुअली वहीं पे, जिस दिन आपने वो नॉलेज एक्वायर करनी सीरियसली एज अ प्रोफेशन शुरू करी, वहीं पे आप स्टार्ट हो चुके हो एक्चुअल। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आप अगर ये सारे एक्सक्यूज या कोई और एक्सक्यूज जब आप लिख देते हो और फिर भी आप स्टार्ट नहीं करते, तब समझ जाओ कि अगर लाइफ सही चलानी है तो मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हो, आप वहाँ पे स्टार्ट कर दोगे अगर आपका वो माइंडसेट है। क्योंकि क्या होता है, देखो, हर आंसर आपको लाइफ में और बिजनेस में बैठे बैठे नहीं मिल सकता, करना ही पड़ेगा। अब आपकी शादी हुई है? बिल्कुल, शादी हुई है, कितने साल हो गए? 3 साल। अच्छा, तो शादी से पहले कभी एंजाइटी हुई थी, कुछ हुआ था? स्कूल लाइफ में हुआ था। हाँ। उससे बाद उतना कुछ क्यों हुई थी? स्कूल लाइफ में हुआ था, मल्टीपल रीजंस थे। जैसे कि मान के चलिए, मुझे अच्छा स्टूडेंट था। हाँ। और घर में प्रेशर था क्योंकि सभी अच्छे स्टूडेंट है घर में।
स्टेट्स टॉपर वगैरह हैं। सो इसमें क्या हो गया कि आपको एक पुश होता है ना कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, बट सम रीज़न क्योंकि पहुँच नहीं पाए, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो एक अंदर से यार सभी कर गए। मैं एंजाइटी आपसे इस सेंस में पूछ रहा हूँ कि शादी को लेके एंजाइटी हुई हो कभी कुछ कि या शादी होने वाली है या शादी नहीं होने वाली है? नहीं, इस चीज़ को लेके कभी मैं जनरली बता रहा हूँ, आपको नहीं हुई, यू आर लकी वन, ठीक है। बहुत लोगों को ये होता है कि यार शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब वो पता कैसे चलता है? शादी करके। सेम गोज फॉर बिजनेस। करके पता है। जब तक करा ही नहीं है तुमने, तो कुछ लाइफ में और बिजनेस में मैंने देखा बहुत सारे फंडामेंटल्स पैरेलल चलते हैं। जैसे आप लाइफ में भी कुछ भी चीज़ आपको सीखनी है, अनटिल एंड अनलेस आप बुक में पढ़ लोगे, आप ये समझ जाओगे ये ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन जब तक आप वो करोगे नहीं, आप एक्चुअल तो सीखोगे नहीं। बिल्कुल। आप अगर बुक पढ़ लोगे कि रॉकेट कैसे बनता है, तो क्या आप रॉकेट बनाने का एक्सपीरियंस ले जाओगे? नहीं ले जाओगे ना, बस थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली। तो सेम गोज फॉर बिजनेस। जब तक आप वो चीज़ करोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं समझ आएगा, थ्योरी में बैठे रहोगे। और जब कर लोगे, आई कैन एश्योर यू 6 महीने से 1 साल में 2 चीज़ें होंगी आपके साथ। या तो आप बहुत खुश होंगे कि मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप सेटिस्फाइड होंगे और आप सोचोगे अब अगला क्या करूं, ठीक है, रास्ते वहाँ से खुलेंगे। या दूसरा होगा कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, नुकसान कर रहे हो, तब आप रास्ते ढूंढोगे कि अब इसको कैसे प्रॉफिट में लाऊं या फिर इसको कैसे पिवट करूं। देयर इज नो हार्म इन पिवटिंग द बिजनेस, लेकिन जब तक करोगे नहीं तो रास्ता कैसे निकलेगा। तो बिजनेस का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप एक्सक्यूजेस बना के बैठे हो कि यार कैपिटल कहाँ से लाऊं, ऐसा कहाँ से करूं, देन आई थिंक दैट पर्सन शुड गो फॉर जॉब। क्योंकि एंटरप्रेन्योर का काम जहाँ से स्टार्ट होता है और जब तक उसका टेन्योर एज एन एंटरप्रेन्योर रहता है, उसको इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर ही देने होते हैं, सॉल्यूशंस ही ढूंढने होते हैं, एंड दैट्स हिज जॉब, डिस्कवरिंग द अननोन। सो आज बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। सबसे पहले तो जाना कि कैसे आप बिज़नेस प्लान कर सकते हैं और उन बिज़नेस को जो आप सोच रहे हैं कैसे आप इनको एक्चुअल में कर सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ हमने जाना कि अगर आपको कोई कंपनी एकदम स्क्रैच से लेके जाना है तो क्या क्या वो हो सकता है प्रोसेस। तो इस मतलब बातचीत अभी ख़त्म नहीं है, ऑनेस्टली बताओ तो मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें जानना है और आई गेस कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें जानना है इसके बारे में। सो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहाँ पर ही पॉज करते हैं। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं मेरी तरह, मैं तो बहुत क्यूरियस हूँ बहुत सारी चीज़ जानने के लिए, कमेंट पे ज़रूर बताएगा अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो हम और एक पार्ट करेंगे जिनमें और डिटेल में जानेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोगों के भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया हो सकते हैं, जो भी आइडिया है उनको लेके भी चर्चा करेंगे, ठीक है। सो निशांत भाई, आज यहाँ तक ही हमारा डिस्कशंस रहा। थैंक यू। हम आगे बढ़ेंगे एंड लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सबसे पहले वो देखते हैं और उसके बाद लोग जो हैं वो कमेंट्स में बताएंगे इनको और क्या क्या चाहिए। बिल्कुल। और अगर इस वीडियो पे 5000 से ज़्यादा लाइक्स आए तो इसका पार्ट 2 करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोगों के सवाल कमेंट्स में होंगे उनको डिस्कस करेंगे। जो सवाल होंगे वो आपके साइड से होगा और एकदम रॉ रखेंगे, ठीक है। वैसा नहीं कि अरे पहले से प्लान करके ये सब वो सारी चीज़ें नहीं, ठीक है। एकदम रॉ, आपका सवाल आपका नाम लेके हम पूछेंगे, ठीक है, कि आपका सवाल है, ठीक है। क्योंकि आज के दिन क्या हो रहा है ना कि ब्रॉडकास्ट तो हो रहा है लेकिन कुछ भी नॉलेज है, कुछ भी कह रहा है। हम चाहते कि आपको इंडस्ट्री के लीडर से पता चले कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।